जब ट्विन बॉर्न होते हैं या एक ही समय पे कोई दो लोग पैदा हो गए तो वो चार्ट बहुत अलग निकलता है, क्योंकि वो कुछ ही सेकंड्स में चेंज हो जाता है। तो मुझे पूछना है कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी और मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी में क्या फ़र्क होता है? तो नक्षत्र बदलते रहते हैं समय के साथ साथ या नक्षत्र सेम रहते हैं? कि हम जब उठ रहे हैं गायत्री मंत्र करते हैं, वी शुड बी इंस्पायर्ड एंड एनर्जाइज्ड टू स्टार्ट आवर डे। मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है जिसमें कि मैं प्लेन में ट्रैवल कर रहा था। आई वाज गोइंग टू बॉम्बे फ्रॉम चंडीगढ़, और मेरे साथ एक अंकल बैठे हुए थे। उन्होंने पूरा स्केच बना रहे थे वो बैठ के, तो मैं देख रहा था काफ़ी देर तक। आई वाज रीडिंग अ बुक। तो मैंने उनसे थोड़ी देर बाद पूछा कि अंकल आप क्या कर रहे हो? बोले कि मैं वास्तु कंसल्टेंट हूँ। तो उन्होंने बोला अच्छा अपनी आंखें बंद कर। तो मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। कहते तेरा घर जो है वो हाईवे के ऊपर है। मैंने बोला हाँ जी बिल्कुल हाईवे के ऊपर है। तेरे घर इस डायरेक्शन के अंदर एंट्री है घर की, घर से इतनी दूर चलेगा तो यहाँ पे शमशान घाट है। मैं आई वाज शॉक्ड कि यार इनको सब कुछ कैसे पता। तो आप देखते होंगे कि जैसे पुराने जमाने के अंदर जो गर्भगृह होते थे मंदिर के, वो ऑलमोस्ट लाइक सेंटर में पड़ते थे। ब्रह्मस्थान। वो ब्रह्मस्थान में पड़ते थे, बिकॉज ब्रह्मस्थान इज व्हाट, जहाँ से आप डिवाइन के साथ कनेक्ट करते हैं। मैं अगर बात करता हूँ कि से फॉर एग्जांपल किसी की शादी हो गई, द कपल इज लिविंग टुगेदर, अब उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ XYZ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। कोई ऐसे सेमी प्रेशियस स्टोन्स भी हैं जिनको वो अपनी एवरीडे रूटीन के अंदर पहन सकते हैं या अपने रूम में रख सकते हैं, जिसकी वजह से उनका आपसी संबंध जो है वो बेटर होए। और नमस्कार दोस्तों, आज मेरे साथ सलोनी जी हैं, हु इज़ फ्रॉम पंचकुला। शी इज़ अ रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर, और इंटरेस्टिंग बात ये है कि दैट शी इज़ अ लॉयर। उन्होंने लॉ करते करते डिसाइड किया दैट शी वांट्स टू बिकम एन एस्ट्रोलॉजर। और आइए पूछते हैं सलोनी जी से कि क्या उनका एक्सपीरियंस है और क्या बैकग्राउंड है एंड हाउ डिड शी स्टार्ट। सलोनी जी वेलकम। नमस्कार आप सभी को, एंड थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए अपने पॉडकास्ट पर। प्लेजर। प्लीज़ तो बताइए। मेरी जर्नी जो है स्टार्ट हुई थी फ्रॉम द एज ऑफ आई गेस 14-15। शुरू से ही मेरा इंटरेस्ट, दिलचस्पी रहती थी हमारे कल्चर को लेके, हमारी सभ्यता को लेके, एंड स्पिरिचुअलिटी की तरफ अपने आप ही एक इंक्लिनेशन थी। घर का कुछ वातावरण भी उस तरीके का था कि मेरा ध्यान इन चीज़ों में गया। और पिताजी जो हैं वो बहुत अच्छे से पाम रीडिंग करते थे लोगों की, एंड दैट्स हाउ आई गॉट इंक्लाइंड टुवर्ड्स दिस प्रोफेशन। सो 15-16 साल की उम्र में आई गेस मैंने लोगों की जन्म पत्रियाँ देखनी शुरू कर दी थी। अपने घर के अंदर मैं लोगों के चार्ट्स देखती होती थी। वाओ। या सो एंड विद एक्सपीरियंस आई जस्ट थॉट कि इतनी ये इंटरेस्टिंग चीज़ है, चाहे मैंने लॉ करी हुई है, बट आई शुड परस्यू दिस थिंग एंड हेल्प पीपल अराउंड। सो आई ऑलवेज फेल्ट इंक्लाइंड टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी, एंड आई फील एस्ट्रोलॉजी का भी ना कहीं कनेक्शन होता है आपके स्पिरिचुअलिटी के साथ, क्योंकि इसमें आपको मंत्र विद्या आनी चाहिए। और अगर आप एक वैदिक एस्ट्रोलॉजर हैं तो आप इतनी ज़्यादा रिसर्च करते हैं नक्षत्रास के ऊपर, विच आर स्पेसिफिक कॉन्स्टिलेशन, ग्रुप ऑफ स्टार्स जिनको हम बोलते हैं ना, तारामंडल के अंदर होते हैं। तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ती है और आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, आपके पुराणों के अंदर आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, वेदास के अंदर इंटरेस्ट होना चाहिए। मैं हमेशा लोगों को ये बात बोलती हूँ कि ज्योतिष जो है, इसको आप ऐसा मत समझिए कि आपके सनातन धर्म का ये हिस्सा नहीं है। ज्योतिष जो है वेदांगा का हिस्सा है। वेदांगा मीन्स वेदों का अंग है, जिससे आप वेद को समझते हैं, सीखते हैं। सो इट इज सेड टू बी द 6th लिम्ब ऑफ वेदास। इफ यू हैव टू अंडरस्टैंड वेदा, तो आपको ज्ञान होना चाहिए नक्षत्रों के बारे में। देखिए फॉर एग्जाम्पल, जैसे ऋग्वेदा है, उसके अंदर काफ़ी सारे ना रिचुअल्स मेंशन्ड है, राइट। एंड उन रिचुअल्स को आपने कब करना है, किस समय पे करना है, आप कैसे समझेंगे? ज्योतिष के द्वारा आप समझेंगे तिथि को, काल को। ज्योतिष क्या है? काल और तिथि समझने की एक फील्ड है, वो अपने आप में एक विद्या है ज्योतिष। तो हम इसको साइंस भी नहीं बोलेंगे, पर ये एक विद्या है। और उस विद्या में अगर आप, तभी आप इंटरेस्ट लेंगे अगर आपका कहीं ना कहीं आपका जुड़ाव है अपने धर्म के साथ, आपका जुड़ाव है, आपका इंटरेस्ट है अपनी हिस्ट्री के साथ। तो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड माई जर्नी, एंड आई वॉज ऑलवेज वेरी वेरी क्यूरियस हमारे वेदों को लेके, पुराणों को लेके। और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं मैंने ये चीज़ सीखी कि आपकी एक इंट्यूटिव एबिलिटी भी लगती है, क्योंकि जब आप किसी की कुंडली देखते हैं ना, तो इतनी सारी कॉम्बिनेशंस ऑफ प्लैनेट होते हैं। तो उन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में से कौन सा आपने कॉम्बिनेशन पकड़ना है, योग पकड़ना है, उसके लिए आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कहीं ना कहीं। और आप अपनी इंट्यूशन को कैसे डेवलप करते हैं? आप स्पेसिफिक रिचुअल्स करते हैं, कहीं ना कहीं आप किसी किस्म की काल ज्ञान साधना करेंगे, कुछ ऐसी तपस्या करेंगे जिसके द्वारा आपको ये कहीं ना कहीं ये आपको एहसास होगा कि हाँ ये कॉम्बिनेशन वर्क कर रहा है इस व्यक्ति के लिए। क्योंकि आप सोचते होंगे ना कि कहीं दो लोग हैं, एक ही समय पे पैदा हुए हैं,
उनका चार्ट भी एक जैसा है, बट सब कुछ अलग अलग हो रहा है पर उनकी सब लाइफ कुछ में। अलग अलग है। हालांकि इसके लिए हम लोग विम शामशा चार्ट या D64 चार्ट देखते हैं। जब ट्विन बॉर्न होते हैं या एक ही समय पे कोई दो लोग पैदा हो गए, तो वो चार्ट बहुत अलग निकलता है, क्योंकि वो कुछ ही सेकंड्स में चेंज हो जाता है। वो भी बात सत्य है। वाओ, तो ये अमेजिंग। काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं एस्ट्रोलॉजी के Amazing. बारे में। इट्स अ वेरी वेरी डीप। माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू वुड बी कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी, मैंने बहुत सुना है वैदिक एस्ट्रोलॉजी, और मैंने थोड़ी सी रिसर्च भी करी है। आजकल मैं गीता पढ़ रहा हूँ, गीता जी पढ़ रहा हूँ, एंड आई हैव क्लासेस एवरी थर्सडे। सो मैं रिसर्च करता गया अभी वेदा के बारे में, पूरा एस्ट्रोलॉजी के बारे में थोड़ा थोड़ा मुझे भी अंडरस्टैंडिंग आ रही है। तो मुझे पूछना है कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी और मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी में क्या फ़र्क होता है? व्हाट इज़ द डिफरेंस इन बिटवीन बोथ ऑफ देम? देखिए, आजकल के जो एस्ट्रोलॉजर्स आपको जैसे वो चार्ट देखते हैं, वो सिर्फ राशि के अनुसार आप लोगों को बताते हैं, राइट? बट वैदिक एस्ट्रोलॉजी में क्या है, आपकी राशि के अंदर भी होते हैं नक्षत्रास, जिनके बारे में मैंने शायद पहले बात करी है। कॉन्स्टिलेशन है, ग्रुप ऑफ स्टार्स हैं। अब नक्षत्रा क्या होते हैं? नक्शा एंड तारा, इन दो शब्दों से बना है। नक्शा मीन्स अ मैप एंड तारा मीन्स स्टार्स। सो दीज आर गाइडिंग स्टार्स, जो स्टार्स हमें गाइड करते हैं और Oh, प्लैनेट wow. को भी गाइड करते हैं। तो नक्षत्रा को हम लोग समझते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर, नक्षत्रों का प्रदान करते हैं अलग अलग देवी देवता, जो कि हमारे पुरानिक देवी देवता हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हस्ता का नक्षत्र है आपका, ठीक है? तो हस्ता का नक्षत्र का रूलिंग प्लैनेट भी अलग होगा, चंद्रमा है उसका रूलिंग प्लैनेट, और उसके साथ साथ उसका जो प्रिजाइडिंग डेटी है वो भी एक स्पेसिफिक डेटी है हमारा इस नक्षत्र का। एंड सिमिलरली अगर हम बात करें, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र है, तो वो नक्षत्र का स्वामित्व करता है शुक्र, करते हैं उसका स्वामित्व। तो इसी तरीके से हम लोग जो है नक्षत्रों के अंदर भी प्लैनेट्स रूल कर रहे होते हैं स्पेसिफिक, और उन प्लैनेट्स की एनर्जी को हम ज़ोडिएक साइन की एनर्जी के साथ कंबाइन करके हम स्टडी करते हैं। सो दिस इज स्लाइटली मोर, हम बोल सकते हैं ये थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स विषय है। तो नक्षत्र बदलते रहते हैं समय के साथ साथ, या नक्षत्र सेम रहते हैं? देखिए, जहाँ पे जब आप जिस समय पैदा हुए हैं, आप उन फिक्स नक्षत्रों के अंदर आप पैदा हुए हैं, वो चीज़ आपकी बदलती नहीं है। बट हाँ, जब हम ट्रांजिट यानी कि गोचर स्टडी करते हैं कि आज बृहस्पति जो है इस राशि के अंदर गया है, तो उसके साथ साथ एक वैदिक एस्ट्रोलॉजर ये भी स्टडी करता है कि कौन से नक्षत्र के अंदर वो गया है, क्योंकि नक्षत्र और भी ज़्यादा स्पेसिफिक ट्रेट्स बताते हैं। और नक्षत्र के साथ साथ एक वैदिक एस्ट्रोलॉजर जो है आपकी तिथि वो स्टडी करता है, पंचांग को ज़्यादा ध्यान से पढ़ता है कि इस तिथि में ये व्यक्ति जो है पैदा हुआ है, एकादशी तिथि पे पैदा हुआ है, तो वो चीज़ भी कंसिडर करी जाती है कि उस टाइम पे रूलिंग प्लैनेट कौन सा था उस तिथि का, उसे हम देखते हैं। और वैदिक एस्ट्रोलॉजर की ये खासियत है कि नक्षत्र के अनुसार, जैसे मैंने बताया ना कि जो भी आपके देवी देवता उस नक्षत्र को रूल कर रहे हैं, हम उसकी पूजा कराते हैं। उससे रिलेटेड जो मंत्रास होते हैं ना, कोई कई गोपनीय मंत्र हैं, तो हम उन मंत्रों को जो है बताते हैं क्लाइंट को कि आप ये चीज़ करें। तो आप अपनी एंशिएंट विजडम से लोगों की हेल्प करते हैं। अमेजिंग। एंड दे वो काम करते हैं ये? राइट। मतलब मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी में क्या है, मैं ये नहीं बोलती कि वो चीज़ वर्क नहीं करती है जो हम टोटके बताते किसी को, या जनरल रेमेडी आप बता देते हैं किसी को, ठीक है, वो थोड़ा बहुत वर्क करती है, वो एक जनरल रेमेडी है। बट वैदिक एस्ट्रोलॉजी क्या है, बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है कि आपके ग्रह आपके नक्षत्र के अनुसार ये चीज़ आपके लिए जो है वर्क करेगी। तो जैसे मैं आपको बता रही थी, हस्ता का नक्षत्र है, उसका स्वामित्व करते हैं हमारे जो हम बोलते हैं ना सावित्र। जब हम लोग गायत्री मंत्र करते हैं तो ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर, तो ये वर्ड आता है, राइट। एंड हु इज़ फॉर एग्जाम्पल, मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको। अब ये देवता जो है हमारे प्रिजाइडिंग सवित्र क्या है, ही इज़ द देवता ऑफ इनिशिएशन, इंस्पिरेशन, क्योंकि ये शो करते हैं सन की उस एनर्जी को। जब सनराइज होता है ना, तो सन की जो रेज निकलती हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं सवित्र। ओह वाओ। कि हम जब उठ रहे हैं गायत्री मंत्र करते हैं, वी शुड बी इंस्पायर्ड एंड एनर्जाइज्ड टू स्टार्ट आवर डे। तो बॉडी भी एनर्जाइज हो रही है, और जब आप ऐसा कुछ मंत्र उच्चारण करते हैं, यानी कि आप इस नक्षत्र का उपाय कर रहे हैं, तो आपका क्या है, आपका माइंड भी आइडियाफुल हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि आप सुस्त दिमाग के साथ उठेंगे। तो मंत्रा वर्क करते हैं, और एक एस्ट्रोलॉजर को, असली ज्योतिष को पता होता है कि आपने इस समय पे ये मंत्र करना है, इस दिशा की ओर आपका मुख होना चाहिए, और ये विधि विधान है चीज़ों को करने का। राइट। सो
बेसिकली मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये कहती है कि आपकी माइंड, बॉडी और सोल जब अलाइनमेंट में आ जाती है, जैसे कि Right. आपने बात करी, जी। जब अलाइनमेंट में आ जाती है तो फिर तो कुछ भी नहीं रह जाता. यू कैन अचीव एनीथिंग दैट यू वांट. आप कुछ भी चाहें वो आपको मिल सकता है. आपकी बॉडी ऑफ कोर्स जब एनर्जेटिक हो जाएगी और माइंड और सोल Right. सब साथ में सिंक्रोनिसिटी में आ जाएगा. बट कमिंग टू माय क्वेश्चन कि स्टोन्स, जेम स्टोन्स की अगर हम बात करते हैं, आज जेम ऋषि आप देख रहे हैं कि Right. मेरे को भी पर्सनली फील होता है कि आई यूज़ टू वेयर बहुत सारे स्टोन्स मैं पहनता था. और एक पॉइंट ऐसा आया कि आज मैं लोगों को नहीं बता सकता कि मैं क्या पहनता हूँ और क्या नहीं पहनता, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल जो है वो इंस्पायर भी होते हैं देख के कि वो ऋषि ने रूबी पहना हुआ है या सफ़ायर पहना हुआ है, सो आई शुड ऑल्सो वेयर इट. तो इसलिए मैं रिकॉर्डिंग के टाइम पे आई रिमूव एवरीथिंग. पर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जेम स्टोन्स कैसे काम करते हैं, और वैदिक नक्षत्र के हिसाब से अगर मैं बात करता हूँ तो आप कैसे डिफ़ाइन करते हैं कि कौन से जने को कौन सा जेमस्टोन पहनना चाहिए, और उसकी वर्किंग कैसे होती है, कैसे वो एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करते हैं जेमस्टोन्स. Right. तो और तीसरी चीज़ ये पूछना चाहता हूँ कि जब हमारी बॉडी के ऊपर वो चीज़ें काम करनी शुरू होती हैं तो रिजल्ट के क्या चांसेस होते हैं आने के, अदर देन उपाय, अगर मैं जेमस्टोन की बात करता हूँ. राइट. सो आई फील कि ये जो हमारे रत्न हैं, जिसको हम नवरत्न बोलते हैं ना, कि ये 9 रत्नास हैं Right. फॉर द 9 स्पेसिफिक प्लैनेट्स, ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी में भी वर्क करते हैं. अब क्या है, आपके जो जेमस्टोन्स है ना, ये अपने अंदर उमा लेते हैं, यानी कि स्पेसिफिक रेज एनर्जी जो होती है एक स्पेसिफिक प्लैनेट की, कॉस्मिक एनर्जी. और उमा क्या होती है? लाइट होती है, कॉस्मिक लाइट. उसको ऑब्जॉर्व कराने में मदद करते हैं. तो कहते हैं अकॉर्डिंग टू एक किस्म की आप बोल सकते हैं शायद ये होलिस्टिक हीलिंग भी है, कि अगर आप कोई स्टोन डाल रहे हैं तो आपकी बॉडी के ऊपर भी कहीं ना कहीं वो वर्क करता है. तो फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ, मैंने भी एक स्टोन डाला हुआ है, अभी पन्ना डाला हुआ है. Right. तो आई ऑल्सो बिलीव इन दिस थिंग. तो पन्ने का अब क्या काम है, हमें पता है कि पन्ना इज़ अ प्लैनेट जो है मर्क्यूरी को रूल करता है. सो इट्स ऑल अबाउट कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन, आपकी राइटिंग होगी, मार्केटिंग रिलेटेड चीज़ है, वो बुद्ध प्रधान चीज़ें हैं. तो उसको तो करता ही है रूल. पर पन्ने की अपनी एक खासियत है कि पन्ने जो है ना, अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा तामसिक एनर्जी आ गई है या आपका पित्त दोष लग गया है, पित्त दोष जो है कई बार खराब सूर्य की वजह से लग जाता है या मंगल की वजह से लग जाता है, तो उसको भी ठीक करता है. तो आपके अंदर थोड़ी सी सौम्यता रखता है. तो ये प्लैनेट से तो रिलेट करता ही करते हैं, पर ये अलग अलग एलिमेंट से भी रिलेट करते हैं, ये जो हमारे जेमस्टोन्स है. तो इसकी जो है थोड़ी सी कामिंग एनर्जी होती है. जैसे अगर आपको कई लोग बोलते हैं ना कि आपका चंद्र जो है थोड़ा सा कमज़ोर है, इसको आप बल दीजिए, आप मोती डालिए. तो मोती क्या है, अगेन सौम्य है. रूबी क्या है, थोड़ा सा उग्र है, फायर की एनर्जी है, अग्नि है उसके अंदर. अगर आप रूबी डालेंगे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, आपके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी आएगी, इन्हांस होगी. सेल्फ एस्टीम के ऊपर आप अपनी वर्क करना शुरू कर देंगे. और कहीं ना कहीं ये जो स्टोन्स होते हैं सबसे पहले आपके ना सबकॉन्शियस माइंड पे वर्क करते हैं. तो हम एज एन एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं कि पहले आप ये लो, चाहे आपको शक भी हो रहा है, आप स्टोन लीजिए, आप उसको अपने पिल्लो के नीचे रखिए, बशर्ते स्टोन की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए. ऑफ कोर्स. एक जेन्युइन स्टोन होना चाहिए. तो आप जब पिल्लो के नीचे रखते हैं ना और आप सोएंगे, आपको कहीं ना कहीं वो ड्रीम्स जो आते हैं उनके अंदर आपको सिग्नल मिलना शुरू हो जाता है कि मेरे लिए बना है या नहीं बना ये है. मेरे लिए बना है कि नहीं बना है, या इज इट चेंजिंग माई माइंड सेट और नॉट. तो कई लोग मुझे बोलते हैं, जिनको मैंने जैसे पन्ना रिकमेंड करा क्योंकि ये कैलकुलेटिव एबिलिटी भी अच्छी करता है, तो उन्होंने अपने पिल्लो के नीचे रखा. तो उनको कई बार ऐसे सपने आ जाते हैं ना हमें कि अब थोड़ा सा हमें खर्चा नहीं करना, चीज़ों को बचा के रखना है, एक अवेयरनेस वाले ड्रीम आने शुरू हो जाते हैं. तो काफ़ी लोगों ने मुझे ये बात बोली है और डेफिनेटली ये चीज़ वर्क करती है. तो आई तो सर्टनली बिलीव कि जो आपके जो स्टोन्स होते हैं, बट हाँ आपको जो है प्रॉपर चार्ट देखना पड़ता है, कुंडली देखनी पड़ती है कि कौन सा आपका योग कारक का प्लैनेट है, यानी कि अच्छा शुभ योग बना रहा है, आप उसी को बूस्ट दीजिए. अगर कोई मारक ग्रह है यानी कि ऑब्स्टेकल क्रिएट कर रहा है या फिर आपको डिजीजेस दे सकता है, आपको ऋण दे सकता है, जैसे छठे भाव से ऋण आता है, तो उसको आप जो है तेज मत करिए उस ग्रह को. हाँ, क्योंकि आप अगर उस ग्रह के लिए स्टोन पहन लेंगे तो ऑटोमेटिकली वो ग्रह और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा. तो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं रहेगा, आपके लिए वो चीज़ नुकसानदायी हो सकती है. सो बेसिकली अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है कि आपकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है, आपको डर लगता है पब्लिक में जाके बोलने से, या फिर आप बोल नहीं पाते, अपनी मन की बात नहीं कह पाते किसी को, तो ऑटोमेटिकली आपको एमरल्ड पहनना चाहिए या फिर ऐसे स्टोन्स पहनने चाहिए जो आपकी कम्युनिकेशन को एनहांस करें. कई बार कॉन्फिडेंस का इशू होता है तो लोग रूबी डाल लेते हैं,
सिर्फ अगर आप आपके सिर्फ कम्युनिकेशन का इशू है कि सपोज करें आप बहुत ज़्यादा चैटी पर्सन या बहुत ज़्यादा वार्तालाप नहीं कर सकते लंबे समय तक, तो आप फिर पन्ना डालेंगे, या आप Right. उतने ज़्यादा बिजनेसमैनशिप नहीं आपके अंदर, उतने आप चतुर नहीं है, उसके लिए भी आप पन्ना डालेंगे। तो जैसे आपने भी एमरल्ड पहना हुआ है, जी सो बेसिकली कहा जाता है कि एमरल्ड, यूजुअली मैं अपने सब दोस्तों को बताता हूँ कि आप कोई भी स्टोन मत पहनिए बिना किसी एस्ट्रोलॉजर के एडवाइस के, बिकॉज जितना Right. आपको बेनिफिट हो सकता है स्टोन से उतना ही आपको नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है। सो एमरल्ड की स्पेसिफिक बात करते हैं तो बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स कहते हैं कि एमरल्ड को पहनने में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, आप पहन सकते हैं एमरल्ड को, उसके नेगेटिव इफेक्ट नहीं होते। तो इस बात को मुझे कंफर्म करना है आपसे कि ऐसा सच है ये? देखिए, जैसा कि मैंने पहले बोला कि आपको हमेशा अपनी जन्मपत्री दिखा के ही स्टोन डालना चाहिए। अगर आपका बुध नीच बैठा हुआ है, सपोज करें अष्टम भाव के अंदर नीच है, 12वें घर के अंदर नीच है, आप उससे रिलेटेड जो है स्टोन को आप डाल लेंगे तो आपके खर्चे व्यय भाव जो है आपका तेज हो जाएगा। 12वां घर क्या व्यय का भाव है, वो ज़्यादा तेज हो जाएगा। तो स्टोन भी हमें बहुत ज़्यादा सोच समझ के डालने पड़ते हैं। राइट, तो आपकी प्रॉब्लम तो क्योंकि सॉल्व हो इसमें जाएगी, प्रॉब्लम पर कहीं और से और प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी साथ में। प्रॉब्लम्स भी खड़ी हो जाती हैं, और स्टोन्स के अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंट एनर्जी होती है। तो कहीं ये छोटे मोटे टोटके की तरह नहीं है कि ठीक है ना अच्छा असर किया ना बुरा असर किया, वैसा नहीं है। स्टोन जो है असर आपको देते हैं, और कई बारी मिक्स्ड रिजल्ट भी दे देते हैं। जैसे कई लोग बोलते हैं कि हमें ना किसी एस्ट्रोलॉजर ने बोला कि आप येलो सफ़ायर डाल लो, जो कि बृहस्पति के लिए होता है, और उसके बाद उनको फील होने लग गया कि उनकी बॉडी जो है उसमें वेट गेन ज़्यादा हो रहा है, फैट एक्यूमुलेशन ज़्यादा हो रही है, और वो थोड़े से लेज़ी भी हो रहे हैं। तो हर एक को स्टोन उस तरीके से नहीं सूट करता। सो दिस इज़ अ वेरी स्पेसिफिक रेमेडी, बट या वेरी इफ़ेक्टिव बहुत ज़्यादा है। तो किसी को मंत्र क्रिया जो है वो तो हर एक को सूट करती है, तो उनको हम ज़्यादातर लोगों को बोलते हैं मंत्र क्रिया करो। और यूजुअली देखिए हर समय आप सात्विक तरीके से तो रह नहीं सकते, नहीं रह सकते आप। Right. और मंत्र क्रिया को करने के लिए भी आपको एक आचरण अपना रखना पड़ता है। अगर आप चाहते हैं कि उसका असर हो, तो हम क्या बोलते हैं, आप स्टोन डाल लीजिए कि वो भी अच्छा है, शुभ है। Easiest and fastest means है, फास्टेस्ट मीन्स भी है, बट एट द सेम टाइम चंद्र कुंडली को ज़रूर देख लेना चाहिए। बहुत ज़रूरी है वो। मून चार्ट को आप देखिए कि वहाँ से कैसे ग्रह बैठे हुए हैं, वहाँ से योग कारक ग्रह क्या है, और उस हिसाब से हम लोग जो है स्टोन्स डलवाते हैं। तो आप भगवान के सिपाही है भेजे हुए इस दुनिया में। आई फील हमारे ऊपर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक दायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम व्यक्ति को जो है सही गाइडेंस दें। उसको गाइडेंस भी देते हैं, मार्गदर्शन करते हैं व्यक्ति का। और काफ़ी चीज़ों में तो सिर्फ लोगों को ना काउंसलिंग की कई बारी ज़रूरत होती है। जैसे कई मैरिड लोग आ जाते हैं आपके पास, तो इशू उनका कुछ भी नहीं होता, सिर्फ कम्युनिकेशन का इशू है या छोटा मोटा झगड़ा है, तो एस्ट्रोलॉजर का उस टाइम पे थोड़ा सा फ़र्ज़ बनता है कि दोनों की थोड़ी काउंसलिंग कर दें। क्योंकि एस्ट्रोलॉजर जब किसी का चार्ट देखता है ना, तो वो उन दोनों के भावों को भी देखता है। बिल्कुल, कि ये किस भाव से आए हैं, और ये जो दोनों लोग हैं इनका माइंडसेट कैसा है, तो उन चीज़ों को भी समझता है। तो पुराने टाइम के जो वैदिक एस्ट्रोलॉजर थे, हमारे ऋषि थे, वो तो काउंसलर भी थे, मंत्र ज्ञानी भी थे, और साधना भी उन लोगों ने करी हुई थी। क्योंकि आप बिना काल ज्ञान के वैदिक एस्ट्रोलॉजी को समझ ही नहीं सकते, छू ही नहीं सकते। तभी उनको ऋषि बोला जाता था। तभी उनको ऋषि बोला जाता था। और यही आप पहले जो पूछ रहे थे ना, मॉडर्न एस्ट्रोलॉजर में और आज के जो है, आज का एस्ट्रोलॉजर और पुराने एस्ट्रोलॉजर में क्या फ़र्क है, तो वो यही फ़र्क है। बिल्कुल। तो मैंने आपसे जैसे क्वेश्चन पूछा था कि जेमस्टोन्स एक्चुअली में वर्क कैसे कर रहे हैं हमारी बॉडी के ऊपर, ग्रह मुझे समझ में आ गया, पर क्या मैकेनिज़्म हो रहा है कि जेमस्टोन्स पहनने से हमारी कुछ प्लैनेट्स की एनर्जी जो है इन्हांस हो जाएगी हमारी बॉडी के अंदर और हमारी प्रॉब्लम्स सॉल्व होनी शुरू हो जाएंगी। सो वो मुझे मैकेनिज़्म पूछना है कि वो कैसे काम करता है। देखिए क्या होता है कि अभी मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे ही बताती हूँ कि आप मूंगा डालते हैं, मंगल की एनर्जी के लिए आप डालते हैं मूंगा, और वो भूमि तत्व को भी डिनोट करता है। अब भूमि क्या है, अर्थ एलिमेंट क्या है, इट कीप्स यू ग्राउंडेड। मंगल क्या है, उग्रता है। वैसे तो उग्र ग्रह है, काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव प्लैनेट है, पर जब आप मूंगा डालेंगे तो असली रिजल्ट क्या मिलेगा, यू विल बिकम मोर ग्राउंडेड। थोड़ा आप प्रैक्टिकल होके चलोगे, सोच के चलोगे कि अब मेरे को यहाँ पे अपना अग्रेशन दिखाना है या नहीं दिखाना, और आपकी एनर्जी कहाँ को चैनलाइज आपने करनी है, वो आपको डायरेक्शन दे देगा। क्योंकि क्या है, डिवाइन रेज होती हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया
वो स्टोन के अंदर एंटर होती हैं, और वो भी उसके अंदर हो गई जिसको आप प्रॉपर आप जो है ना उसको पवित्रकरण करेंगे, मंत्र जप के द्वारा उसको चार्ज करेंगे पहले आप स्टोन को, और आप ब्रह्म मुहूर्त के अंदर डालेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ रहेगा वो चीज़। राइट। क्योंकि दैट इज़ अ डिवाइन टाइम, डिवाइन टाइमिंग है जब उस टाइम पे वो कॉस्मिक एनर्जी जो है और वो उमा जो है कनेक्ट करती है सबसे ज़्यादा स्ट्रांगली ह्यूमन बॉडी के साथ, आपकी सोल के साथ। तो ब्रह्म मुहूर्त में होता है। तो आप बोलेंगे कभी भी किसी भी टाइम डाल लूँ मैं, सब चलता है, ऐसा नहीं होता। राइट। तो मैं आपकी बात समझ के यही कंक्लूजन पे आया हूँ कि हर चीज़ के स्टेप्स हैं, हर चीज़ की रेसिपी है। आप चाय बनाने लगेंगे तो चाय पॉट के अंदर अगर पहले पत्ती डाल देंगे और चीनी डाल देंगे और उसको गर्म करेंगे तो चाय तो फिर वो आउटकम आने ही नहीं वाले। बनेगी। तो सिमिलरली आपको सही समय पे सही स्टोन, सही एस्ट्रोलॉजर की एडवाइस से, सही मंत्रों के साथ पहनने से ही उसका रिजल्ट मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्या करते हैं कि हम उस चीज़ को आपको थोड़ा सिंप्लीफाई करके बता देते हैं कि आप इन चीज़ों को सिंप्लीफाइड तरीके से आप ऐसे कर सकते हैं। बट कई चीज़ें हैं, कई स्टेप्स हैं जो हम इग्नोर नहीं कर सकते। जैसा मैंने आपको बताया था कि आप ब्रह्म मुहूर्त में ही डालेंगे तो आपके लिए ज़्यादा शुभ रहेगा, या मंत्र का उच्चारण तो करना ही चाहिए, उसके साथ साथ उनको चार्ज करना चाहिए, उनका पवित्रीकरण जो है वो करना पड़ता है। तो वो चीज़ें जो है वो मैंडेटरी हैं। अमेजिंग। टुवर्ड्स द एंड मेरे को आपसे एक क्वेश्चन पूछना है, इफ़ आई फॉरगेट प्लीज़ आप आंसर कर देना, बिकॉज Sure. मुझे भी सुन के इतना इंटरेस्ट आ रहा है, तो आई एम श्योर आप लोगों को भी सुन के इंटरेस्ट आ रहा होगा कि मैम आपने इतनी सारी चीज़ें कहाँ से सीखी। सो टुवर्ड्स द एंड इफ़ यू कैन गिव द एडवाइस टू ऑल द व्यूअर्स कि अगर किसी को एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट है, किसी को सीखना है, बिकॉज मुझे इतना तो समझ में आया कि ये जो लाइन आपने चूज़ करी है ये विश्व, पूरी दुनिया के भलाई के लिए करी है, कि पूरी दुनिया जो है उनका भला हो सके, लोग बेटर हो सके, बीमारियों से दूर हो सके, ग्रो कर सके लाइफ में। तो जितने ज़्यादा लोग अच्छी कम्युनिकेशन करेंगे, जितने ज़्यादा लोग अच्छी चीज़ें बताएंगे और चीज़ें फिक्स करेंगे, उतना ही पूरी दुनिया का भला होगा। सो प्लीज़ टुवर्ड्स द एंड आंसर दिस क्वेश्चन फॉर मी। डेफिनेटली। मुझे बेसिकली पता लगा कि आप वास्तु के बारे में भी काफ़ी नॉलेज रखते हैं, तो मुझे थोड़ा सा वास्तु को भी टच करना है। एंड मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है जिसमें कि मैं एक प्लेन में ट्रैवल कर रहा था। आई वाज गोइंग टू बॉम्बे फ्रॉम चंडीगढ़, और मेरे साथ एक अंकल बैठे हुए थे, उन्होंने पूरा स्केच बना रहे थे वो बैठ के। तो मैं देख रहा था काफ़ी देर तक, आई वाज रीडिंग अ बुक। तो मैंने उनसे थोड़ी देर बाद पूछा कि अंकल आप क्या कर रहे हो? तो वो बोले कि मैं वास्तु कंसल्टेंट हूँ। तो मैंने बोला वास्तु कंसल्टेंट हो? तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैंने मतलब आई वॉज़ वेरी नाइव एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो मैंने उनसे पूछा कि आपको ये असर भी करता है, कुछ होता भी है वास्तु? दिस वॉज 15 years बैक। तो उन्होंने बोला अच्छा अपनी आंखें बंद कर। तो मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, एंड कहते तेरा घर जो है वो हाईवे के ऊपर है। मैंने बोला हाँ जी बिल्कुल हाईवे के ऊपर है। तेरे घर इस डायरेक्शन के अंदर एंट्री है घर की। मैं कहा हाँ जी। घर से इतनी दूर चलेगा तो यहाँ पे शमशान घाट है। मैं आई वाज शॉक्ड कि यार इनको सब कुछ कैसे पता है। इट इज़ इम्पॉसिबल कि मेरे साथ कोई बैठा हुआ। और मुझे इस चीज़ का भी ज्ञान था कि कोई माइंड रीडिंग भी कर सकता है। तो मैंने माइंड में अपना उल्टा सोचना शुरू कर दिया, बट अगेन वो सही आंसर कर रहे थे। तो मुझे उस दिन विश्वास तो हुआ कि डेफिनेटली कुछ ना कुछ वर्क करता है। उन्होंने मुझे बोला कि आपके ब्रदर के रूम में, जो कि इस कॉर्नर में है घर में, उसमें चांदी के बर्तन पड़े हुए हैं। आप उन चांदी के बर्तनों को निकाल दो तो XYZ चीज़ हो जाएगी, विदाउट इवन मी आस्किंग, कि मैंने उनसे पूछा भी नहीं। और मैंने आके वो किया और इट वर्कड, वो हो गया वैसे ही। उसके बाद जितने भी हमारी कंस्ट्रक्शन हुई शोरूम की और डिफरेंट जगह जो हमने कंस्ट्रक्ट करी, हमने मेक श्योर किया कि वास्तु कराना ही कराना है। पर मुझे आज तक अगर मैं साइंस की बात करूं कि वास्तु की साइंस क्या है, सो आई एम नॉट 100% अवेयर। तो मैं उस पर भी चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा पुट सम लाइट ऑन दैट, उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए वास्तु जो है आपको पता ही होगा कि काफ़ी फेमस है, विश्वकर्मा हमारे देव। और वो क्या बोलते हैं, ही इज़ दी आर्किटेक्ट ऑफ देवतास, सेलेस्टियल आर्किटेक्ट उनको हम बोलते हैं, डिवाइन आर्किटेक्ट है वो। और उन्हीं के द्वारा ये रची गई है वास्तु। तो अगेन ये एक और साइड है, हम बोल सकते हैं, और ये बहुत ज़्यादा रिलेट करती है आपकी वैदिक एस्ट्रोलॉजी से भी। तो जैसे कोई व्यक्ति मेरे सामने बैठा है या पास बैठा हुआ है, मैं उस व्यक्ति के ग्रह देखती हूँ कि ग्रह क्या है उसके, और उस हिसाब से हमें पता लगता है कि जिस हिसाब से आपके ग्रह होंगे उस स्थिति में आप रह रहे होंगे। क्योंकि जो आपके आसपास का जो वातावरण है या जहाँ पे आप रहते हैं, जिस माहौल में आप रहते हैं, वो रिफ्लेक्ट करता है आपके अंदर की कॉस्मिक एनर्जी को। और ये भी बताया गया सूर्य वेदांता के अंदर। ओह वाओ। प्रा और आपरा बोलते हैं इसको,
कि जो मेरे अंदर है वही बाहर है। तो ये काफ़ी चीज़ों से रिलेट करता है। इवन अथर्ववेद के अंदर भी थोड़ी थोड़ी बात की गई है वास्तु के बारे में। मैं ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगी क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक हो जाएगा। और जैसा मैं आपको पहले बता रही थी, विश्वकर्मा प्रकाश है जो कि वास्तु का एक बेस है हमारा, कि विश्वकर्मा जी ने हमें बताया कि अगर आपकी ज़मीन की शेप ऐसी होगी तो आपके साथ जो है आपकी इस तरीके की चीज़ें होंगी, आपको प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। अगर आपका गजमुखी होगा, अगर प्लॉट जो है एलिफेंट शेप्ड जिसको हम बोलते हैं, तो अलग अलग चीज़ों के बारे में बात की गई है। फिर ये भी बताया गया कि भूमि जो है अगर ऐसी है, उपजाऊ भूमि है, फर्टाइल है, वो भी अट्रैक्ट करती है लक्ष्मी को। तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बताई गई हैं। और हर जगह का जो माहौल होता है ना, जैसे आप मुझे बता रहे थे कि आपके घर में उन्होंने बताया कि यहाँ पे ये चीज़ पड़ी है, तो ऐसे एक मेरे पास एक क्लाइंट आए थे, तो दिखा तो वो अपनी कुंडली रहे थे, बर्थ चार्ट दिखा रहे थे, और मैंने देख के बोला कि हाँ, बिकॉज आपकी ये सर्टन प्लानिटरी, क्योंकि उनकी ऐसी कुछ पोजीशन थी चार्ट के अंदर, सूर्य दबा हुआ था उनका ज़्यादा चार्ट के अंदर भी, और चौथा भाव जो उनका घर का भाव ही होता है जिसको बोलते हैं 4th हाउस, वहाँ से सन बहुत ज़्यादा खराब जा रहा था। अच्छा। एंड इट रिप्रेजेंट्स ईस्ट की डायरेक्शन। तो मैंने कहा आपका ईस्ट का डायरेक्शन बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड है, जहाँ पे आप रहते हो आपका जो मेन एरिया है, लिविंग एरिया, वहाँ पे वो ब्लॉकेज है, या तो कोई बड़ा पेड़ होगा या आपके उधर विंडोज़ नहीं है उधर। और वो बात बिल्कुल सत्य थी। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होती है, ये चीज़ें जहाँ पे आप रह रहे हो, और कहीं ना कहीं वहीं से आप अगर चेंज कर देंगे ना अपने घर के अंदर, चेंज लेके आएंगे। स्पेशली काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हमें स्टडी करनी पड़ती है कि आपकी सॉइल की एनर्जी कैसी है, कैसी नहीं है। उसके साथ साथ हम बोलते हैं मर्मा पॉइंट्स होते हैं, जैसे तो बॉडी के अंदर भी होते हैं, ऐसे वास्तु पुरुष के अंदर होते हैं। ओके। तो उसके अंदर क्या होता है कि अगर आपके मर्मा पॉइंट्स दबे हुए हैं, ये जो स्पेसिफिक एनर्जी पॉइंट्स है दब गए, तो कहीं ना कहीं वो वास्तु पुरुष की जो एनर्जी है उसका फ्लो नहीं होता, और सेम आपकी बॉडी में भी वो इम्पैक्ट आना शुरू सेम आपकी बॉडी का भी है। तो जितने जने उस घर में रह रहे होंगे वो सबके ऊपर इम्पैक्ट करना शुरू कर देगा। सबके ऊपर इम्पैक्ट करेगा, बट स्पेशली जिसके नाम घर है। ओह ओके। और दी एल्डर पर्सन, जो सबसे ज़्यादा एल्डेस्ट है, घर का जो बड़ा है। तो आप देखते होंगे कि जैसे पुराने ज़माने के अंदर जो गर्भगृह होते थे मंदिर के, वो ऑलमोस्ट लाइक सेंटर में पड़ते थे। ब्रह्मस्थान, ब्रह्म स्थान में पड़ते थे वो, बिकॉज ब्रह्म स्थान इज व्हाट, जहाँ से आप डिवाइन के साथ कनेक्ट करते हैं, वो एरिया, सेंटर एरिया है। और वास्तु पुरुष की क्या, वैसे तो उसको नाभि बोलते हैं, यहाँ से आपका कॉस्मिक कनेक्शन जो है आप रिसीव कर रहे हो, रिसीविंग एरिया है। तभी मैं लोगों को भी बोलती हूँ कि प्लीज़, जनरल एक एडवाइस रहती है, बहुत जनरल और बड़ी असरदार एडवाइस है ये, कि अपना जो ब्रह्म स्थान है ना, वहाँ थोड़ा क्लटर फ्री रखो। पुराने ज़माने में क्या होता था, बड़े बड़े आपके आंगन होते थे, कोर्टयार्ड होते थे सेंटर ऑफ द हाउस में, घर के एकदम सेंटर में होते थे, और वहाँ पे तुलसी मैया स्थापित होती थी, तो ब्रह्म स्थान पे होती थी स्थापित। बिल्कुल बिल्कुल। कि आपकी पॉजिटिव एनर्जी जो है वहाँ से निकलती है, श्री जी स्वयं वहाँ पे स्थापित होती थी। तो आप सोचिए कि उन ऐसे घरों के अंदर कितने सुख और शांति रहती थी, सब लोग, सारे सदस्य आपस में मिलके रहते थे। इतना जितना आजकल मियाँ बीवी का झगड़ा होता है, उस जमाने में फिर भी चाहे चीज़ें होती थी बट सुलझ जाती थी। बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया। आपने मतलब मुझे सडनली एकदम रियलाइज़ हुआ कि हाँ, ये तो बिल्कुल सच बात है। राइट। कि पुराने ज़माने में अगर जाके देखते थे तो कोई लड़ाइयाँ नहीं थी, सब एकदम हार्मनी में मिलके रहते थे। आज की डेट में आप देख लो, जैसे जैसे मॉडर्न सोसाइटी बिल्डअप हो जा रही है, मॉडर्न हाउसेस चले जा रहे हैं, ये सब कुछ हम भूल गए हैं। हम कुछ भी पुरानी चीज़ों को उठा नहीं रहे हैं, पुरानी चीज़ों को देख नहीं रहे हैं। बट पुरानी चीज़ें जो है वो सारी साइंटिफिक तरीके से ही बनाई गई थी। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। ये जो आपका वास्तु भी है कहीं ना कहीं साइंटिफिक ही है, क्योंकि हम जैसे बोलते कि प्रॉपर वेंटिलेशन होनी चाहिए, आपके घर के अंदर नेचुरल सनलाइट आनी चाहिए। तो साइंटिफिकली प्रूवन चीज़ है ये, कि आपका मूड जो है ऑटोमेटिकली एलिवेट होता है, आप अपलिफ्ट होते हो, तो आप डिप्रेशन से निकलते हो अगर आप सनलाइट, आपका एक्सपोजर रहता है सनलाइट को, और अगर आपके घर के अंदर वेंटिलेशन अच्छी रहती है। और जिनके घरों में नहीं होती तो तनाव बना रहता है, मानसिक दिक्कतें रहती हैं उन लोगों को। वाओ। सो अगर आपको भी एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ वास्तु की एडवाइस चाहिए तो शी कैन डेफिनेटली हेल्प यू। आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं एंड यू कैन आस्क फॉर मैम्स डिटेल्स एंड हम आपके साथ शेयर करेंगे। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि जैसे आपने बताया कि मैरिज के अंदर एस्ट्रोलॉजी बहुत वर्क करती है, और बहुत सारे लोग जो है वो कंफ्यूज रहते हैं कि क्या ये सही पार्टनर मेरे लिए है या नहीं है। तो क्या बिना एस्ट्रोलॉजर के पास जाए भी
ऑफ कोर्स कि आप किसी के साथ रह रहे हैं, आपको उनके एटीट्यूड बिहेवियर का पता है, पर बहुत बारी क्या होता है कि प्यार के अंदर लोग एटीट्यूड बिहेवियर सब फॉरगो कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। सो क्या ऐसी कोई चीज़ें, कोई ऐसी चार्ट या फिर कोई ऐसे नंबर्स या फिर कोई ऐसी चीज़ें जो आप बता सकते हैं लोगों को कि विदाउट एन एस्ट्रोलॉजर जो लोग पता कर सकते हैं फॉर गेटिंग, मतलब अपनी शादी से पहले एक पार्टनर को चूज़ करने से पहले जो वो देख सकते हैं? देखिए आप जब भी हम बोलते हैं ना गुण मिलान करते हैं, 36 गुणों को मिलाते हैं। खैर अगेन 36 गुण तो सिर्फ 1/3 पार्ट है उस कंपैटिबिलिटी का वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर, और भी कई चीज़ों को हम देखा जाता है। पर अगर आम इंसान ने किसी ऐसे किसी व्यक्ति को देखना है और परखना है बिना एस्ट्रोलॉजर के, तो आई फील वो तो अपनी ज़िंदगी के साथ खेल रहा है सच में वो व्यक्ति। और जो लोग सोचते हैं कंप्यूटर में डाल के हम 36 गुण निकाल लेंगे और पता लग गया जी 36 गुण है, और कई लोग आते हैं मेरे पास बोलते हैं कि हमारे तो जी 32 मिल रहे थे गुण या 30 गुण मिल रहे थे, बट हमारी आपस में बिल्कुल नहीं बनती। तो वो थोड़ा सा उनको शायद उतनी नॉलेज नहीं है वैदिक एस्ट्रोलॉजी की कि गुण मिलान ही सिर्फ एक कंसिडर करने वाला पैरामीटर नहीं होता वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर। आप जो है व्यक्ति का नवमांश देखते हैं, प्रॉपर चेक करते हैं, एक एक घर की कंपैटिबिलिटी चेक करेंगे आप, और डिविजनल चार्ट भी चेक करेंगे, स्पेशली आपका जो D7 चार्ट होता है, सप्तमांशा चार्ट जो होता है, जो हम बच्चे के लिए प्रोजिनी के लिए भी देखते हैं और उनकी आपस में फिजिकल कंपैटिबिलिटी के लिए भी देखते हैं। चंद्र कुंडली भी हम मिलाते हैं लोगों की इस चीज़ तो के ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। अगर मैं आपको बोल दूं नहीं ये लकी नंबर वाले ऐसे, वो लकी नंबर वाले वैसे, वो थोड़ी सी बात जो है एक्यूरेट नहीं निकलेगी। बट हाँ बेसिक जो है आप इतना ज़रूर देख सकते हैं कि आपका चंद्रमा इस नक्षत्र के अंदर है। अगेन मैं राशि नहीं बोल रही, नक्षत्र के अंदर है। उस नक्षत्र के साथ फ्रेंडली और कौन से नक्षत्र हैं, चंद्र के नक्षत्र हैं, तो वैसे व्यक्ति जो है अगर आपको कोई मिल जाए तो उसके साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी अच्छी होगी। वो बेसिकली सबके साथ ही उनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहेगी जो ऐसे लोग इन होंगे। जनरल। तो आपने क्या बताया, आप दोबारा रिपीट कर सकते हैं एक बारी कि क्या चीज़ देखनी है? चंद्रमा जो है, मैं आपको ये बात बोल रही थी कि चंद्रमा जिस नक्षत्र के अंदर आपका बैठा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल किसी का चंद्रमा जो है हस्ता के नक्षत्र के अंदर बैठा हुआ है चार्ट के अंदर, तो हस्ता नक्षत्र वाले चंद्रमा उत्तर फाल्गुनी के नक्षत्र में किसी का बैठ गया है, उस व्यक्ति को देख सकता है, कंसिडर कर सकता है। ऐसे लोगों के मैत्रिक संबंध भी अच्छे रह सकते हैं क्योंकि इनका माइंडसेट एक जैसा है। तो आप ये मत सोचिए कि अगर आपकी कुंडली के अंदर कोई भगुड़ दोष बैठा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल कई बार 36 गुणों में क्या होता है भगुड़ दोष आ जाता है या लगता है कि नाड़ी दोष आ गया है यहाँ पे, पर वो भी इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, वैल्यू नहीं रखता। अगर आपके नक्षत्र आपस में मिल रहे हैं ना तो सब ठीक है, आप ये चीज़ मान के चलें। तो कई लोग आते हैं बोलते हैं कि हमें तो बोला गया था तुम्हारी ही चार्ट में तो भगुड़ दोष है, बट हमारी तो अच्छी चल रही है मैरिड लाइफ, क्योंकि नक्षत्र मिल रहे थे। क्योंकि नक्षत्र मिल रहे थे। और भगुड़ दोष क्या है, सिर्फ चंद्र की राशि के अनुसार बताया गया आपको। बहुत ही बढ़िया, वेरी वेरी नाइस। सो बेसिकली अगर मैं बात करता हूँ कि आप अपना चार्ट ज़रूर मिलवाइए, बिकॉज 99% लोग तो आज की डेट में सिर्फ गुण मिलान करते हैं, और मैं भी बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स को ऐसे जानता हूँ। बिफोर आई गॉट मैरिड ऑल्सो, तो मैंने भी काफ़ी सारे एस्ट्रोलॉजर्स को अपनी जन्मपत्री और अपनी वाइफ की जन्मपत्री दिखाई, तो सबने अलग अलग बातें बोली, एंड मेरे को डाउट आना शुरू हो गया कि नहीं एक ही चीज़ है, वाई इतने सारे लोग अलग अलग बातें बोल रहे हैं। तो जो लोग भी हमारा पॉडकास्ट आज देख रहे हैं, आप उनको सजेस्ट करना चाहेंगे कि कोई मेन टॉप 3 चीज़ें जो उनको जाननी चाहिए और जिसके बेसिस पे उनको पता लगना चाहिए कि हाँ यही एस्ट्रोलॉजर सही एस्ट्रोलॉजर है, बिकॉज इन्होंने ये 3 चीज़ों के बारे में सही चीज़ बताई। राइट। एक तो जो कोई भी एस्ट्रोलॉजर होगा ना, उसको जैसा कि मैं पहले बोल रही थी कि नक्षत्रों का ज्ञान होना चाहिए। जो एस्ट्रोलॉजर बता दे कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है, बेसिक पर्सनालिटी, आई थिंक वो कहीं ना कहीं आपके नक्षत्रों के द्वारा पता चलता है। चंद्र कौन से नक्षत्र में है और लगन का नक्षत्र आपकी पर्सनालिटी के बारे में वैसे भी बताता है। तो एक तो ये चीज़ जो व्यक्ति बता पाए, और विष्णु पुराण के अंदर ना कुछ चीज़ें बोली गई हैं कि हमारी लाइफ की ना फिक्स्ड है, और उनमें से एक चीज़ है आपका करियर, प्रोफेशन। तो जो व्यक्ति बता देना कि आप इस प्रोफेशन फील्ड के अंदर आप हो सकते हैं, तो बस यू फाउंड द राइट गाय, आपको सही जना मिल गया। क्योंकि कई चीज़ें हैं, ठीक है, वो टाइम के साथ साथ बोलते हैं ना कि आप जिस तरीके की कर्मा करते हैं उस तरीके की आपकी डेस्टिनी बनती है। तो ये तो हम इस चीज़ को भी चैलेंज नहीं कर सकते
तो वो तो कर्म अनुसार तो आपकी जो है डेस्टिनी बनती ही है। बट उसके साथ साथ अगेन वही बात आ जाती है कि एस्ट्रोलॉजर जो है सिर्फ आपके ग्रहों के अनुसार देख के नहीं बताता, एक उसकी एक सिक्स सेंस होती है कि अब ये चीज़ इसकी वर्क कर रही है, कॉम्बिनेशन वर्क कर रहा है, तो इसलिए वो आगे का आपको बता पाता है। ग्रेट, वेरी नाइस। तो बेसिकली मैं अगर बात करता हूँ कि से फॉर एग्जांपल किसी की शादी हो गई Right. और ऑलरेडी द कपल इज़ लिविंग टुगेदर, अब उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ XYZ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ऑफ कोर्स वो जाके एस्ट्रोलॉजर से मिल सकते हैं, बट कोई ऐसे सेमी प्रेशियस स्टोन्स भी हैं जिनको वो अपनी एवरीडे रूटीन के अंदर पहन सकते हैं या अपने रूम में रख सकते हैं, जिसकी वजह से उनका आपसी संबंध जो है वो बेटर होए और प्यार बढ़े आपस में। मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ, वेयर करना तो नहीं, बट आप अपने कमरे के अंदर जो है क्लियर क्वार्ट्स कोई भी व्यक्ति जो है उसे रख सकता है। ईस्ट की डायरेक्शन में आप रखें, चाहे नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में इसको रखें आप, और उससे क्या होता है कि आपका माइंड को ना थोड़ी सी क्लैरिटी मिल जाती है और कामनेस मिल जाती है। क्लियर क्वार्ट्स जो है ना नेगेटिव एनर्जी को भी आपसे दूर रखता है, जिसको हम बोलते हैं ना कई बारी कि बुरी नज़र या कि इंसान मेरे कमरे में आ गया था, मेरे घर में आया तो सब कुछ ख़राब हो गया। तो ये इट्स लाइक अ प्रोटेक्शन, डिवाइन प्रोटेक्शन जो है ये आपको देता है क्वार्ट्स जो है, और ज़्यादातर लोगों को सूट कर जाता है। और रोज़ क्वार्ट्स की अगर मैं बात करता हूँ तो रोज़ क्वार्ट्स जो है, अगेन मैं इस पे भी वैसे आने ही लगी थी। Okay. रोज़ क्वार्ट्स जो है आपकी लाइफ के अंदर थोड़ा सा प्रेम भाव जो है उसको उत्पन्न कराता है, थोड़ी रोमांटिक फीलिंग लेके आएगा आपके अंदर अगर आप रोज़ क्वार्ट्स लेते हैं। शुक्र की एनर्जी, वीनस की एनर्जी को थोड़ा बूस्ट कर देगा। Okay. तो अगर आप एक क्रिएटिव पर्सन भी हैं और क्रिएटिव पर्सन को भी वीनस की एनर्जी बहुत उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो वो भी अपने पास रख सकते हैं। तो ये दोनों हस्बैंड एंड वाइफ दोनों को पहनना चाहिए या फिर यू कैन पुट इट इन द रूम समवेयर? यू कैन पुट इट इन द रूम समवेयर, एंड अगर आपको आपके ग्रहों के अनुसार सूट करता है तो यू कैन ऑल्सो वेयर इट। बट कहा जाता है कि मतलब मेरी बहुत सारी स्टडी है इसके अंदर भी कि सेमी प्रेशियस स्टोन्स के अंदर आपको इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा अगर आप उसको वेयर भी कर लेंगे। नवरत्न की बात करते हैं तो नवरत्न तो बहुत डेंजरस, वेरी स्ट्रॉन्ग, मतलब उनके अंदर तो बहुत ज़्यादा पोटेंट एनर्जी है ऑलरेडी। पर जब हम इनकी बात करते हैं, सेमी प्रेशियस स्टोन्स हैं हमारे, या क्रिस्टल्स जो हैं नेचुरल क्रिस्टल्स हैं हमारे, तो मैं क्यों बोलती हूँ कि घर के अंदर प्लेस करने की ज़्यादा कोशिश करो। मैंने ज़्यादा उस चीज़ की तरफ ध्यान दिया और बोला ये करेंगे आप जनरल रेमेडी तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। क्योंकि स्टोन भी जो मैं बोल रही हूँ ना लेने के लिए थोड़े से बड़े साइज़ में, हाँ, बिकॉज हर जने का वो बजट भी नहीं होता कि इतने बड़े स्टोन्स लिए जाएं। बट ये है कि जैसे ब्रेसलेट है या पेंडेंट है, सो ये लोग इजीली पहन सकते हैं। क्या है कि जब आप पेंडेंट वगैरह कुछ भी ये चीज़ें डालते हैं, एटलीस्ट चाहे वो कोई क्रिस्टल ही क्यों ना हो, वो आपको प्रोटेक्शन ज़रूर देगा। कंप्लीटली आपके सबकॉन्शियस माइंड को नहीं वो चेंज करेगा, बट एक आपको प्रोटेक्शन वाली जो फीलिंग है वो थोड़ी ये दे देगा। 100%। मैं तो इस चीज़ से बिल्कुल एग्री करता हूँ, बिकॉज मैं भी यूजुअली टाइम टू टाइम जैसे मुझे कुछ मैं देखता हूँ अपनी बॉडी के अंदर चेंजेस, तो मैं भी सेमी प्रेशियस स्टोन्स जो हैं वो चेंज करता रहता हूँ। और इन जनरल आप थोड़ा फिर भी इसको डाल सकते हैं, इनके एकदम कोई ऐसे आपको नेगेटिव इफेक्ट नहीं आएंगे। राइट। तो अब देखिए दो ही चीज़ें हैं, एक तो हेल्थ और एक वेल्थ, जो आज की सोसाइटी में बहुत ज़रूरी है। पहला तो हर इंसान कहता है कि मुझे पैसा कमाना है, बड़ा बनना है, पावरफुल बनना है, एंड पावर आने के बाद, पैसा आने के बाद हेल्थ जो है वो ऑफ कोर्स मेजॉरिटी केसेस के अंदर डिटोरेट होती है। तो उस चीज़ के लिए हेल्थ, तो ये दोनों चीज़ों को सॉल्व करने के लिए कोई सेमी प्रेशियस स्टोन्स अगर आप बता सकते हैं कि जो आप रेगुलरली पहन सकते हैं या अपने पास रख सकते हैं। देखिए लोग जो है सिट्रीन का अगर इस्तेमाल करेंगे, या दे कैन वेयर सिट्रीन अपने राइट जो पाम के अंदर अगर आप डालेंगे तो ये भी बहुत अच्छा रहता है, स्पेशली फॉर योर डाइजेस्टिव सिस्टम ना, ऐसा बोलते हैं। इट इज़ अ पार्ट ऑफ होलिस्टिक हीलिंग जो हम बोलते हैं, तो उसके लिए भी बढ़िया रहता है ये। तो एक जनरल रेमेडी है उस चीज़ की, और इसका कोई ऐसा कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आता जैसे हमारे नॉर्मल जेमस्टोन्स का आता है। हाँ, 100%। और पायराइट भी स्टोन बोला जाता है कि फाइनेंशियल आपकी मनी के लिए बहुत अच्छा है। तो देखिए पायराइट जो है ना, मतलब फाइनेंस के लिए तो अच्छा होता ही होता है, अट्रैक्ट करता है मनी को आपकी लाइफ के अंदर, बट इट इज़ ऑल्सो, आई हैव जस्ट सीन दैट इट ऑल्सो रिलेट्स टू प्रोटेक्शन ऑफ दैट पर्सन। ओके। और उसकी सेविंग्स को भी प्रोटेक्ट करता है कि ज़्यादा पैसे खर्च नहीं होने देता। हाँ, पैसे आपके खर्च नहीं होने देगा। थोड़ा सा आपके जो होते हैं ना, कई बार नेगेटिव लोग लाइफ के अंदर आ जाते हैं,
जिसको हम बोलते हैं ठग किस्म के लोग, हम्म। तो उनसे थोड़ा सा आपको बचा के रखता है। अमेजिंग, वाओ। Yeah. वाओ। और हेल्थ के लिए आप कौन सा स्टोन रेकमेंड करते हैं जनरली, मतलब आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए? सी हेल्थ के लिए इन जनरल जो है, पहली बात तो क्योंकि मैं एक वैदिक एस्ट्रोलॉजर हूँ, तो मैं तो नवरत्नों की ज़्यादा बात करती हूँ वैसे तो, क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा पोटेंट एनर्जी होती है। हम्म। तो उसी हिसाब से उनको रत्न धारण कराया जाता है जिस हिसाब की किसी की जन्म पत्री होती है। तो कोई स्पेसिफिक स्टोन नहीं मैं बोलती डालने के लिए, पर हाँ जन्म पत्री के अंदर भी हम लोग देखते हैं कि कफ दोष है या किसी व्यक्ति को पित्त का दोष है और किन ग्रहों के द्वारा हुआ है, तो उस हिसाब से उनको वो जेमस्टोन बताया जाता है कि ये आप धारण कर लीजिए। बहुत ही बढ़िया। मैंने एमेथिस्ट पहना हुआ है, आप देख सकते हैं। तो Right. एमेथिस्ट के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? आजकल बहुत ज़्यादा इट्स द हॉटेस्ट स्टोन, लोग बहुत प्यार देखिए करते हैं ऑब्वियसली स्टोन इसका से। कलर तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है ही है, बट दिस स्टोन ऑल्सो ब्रिंग्स पॉपुलैरिटी इन द पर्सनस लाइफ। ये जो स्टोन है पॉपुलैरिटी के साथ साथ कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी से भी रिलेट करता है। हम्म। कि आपको बोलते हैं ना कि अगर आप चाहते हैं कि यू वांट टू कनेक्ट विद द हायर रेल्म्स, तो ये स्टोन जो है इसको हम लोग यूज़ करते हैं, इस क्रिस्टल को कहीं ना कहीं। अमेजिंग। मैं ना आपको एक स्टोरी बताना चाहता हूँ। सो आई थिंक अबाउट 10th 11th में होऊंगा मैं, और मुझे किसी ने रेकमेंड करा कि आप ब्लू सफ़ायर पहनो, और मुझे बहुत इंटरेस्ट था कि मेरे को ब्लू Okay. सफ़ायर पहनना है, एंड बिकॉज यू नो अमिताभ बच्चन जी ने पहना हुआ है, इसने पहना हुआ है, एंड इट विल Yes. ब्रिंग अ लॉट ऑफ प्रॉस्पेरिटी इन लाइफ। तो मैंने बहुत अच्छा ब्लू सफ़ायर, कश्मीर सफ़ायर था मेरे पास, तो मैंने उनको स्टार्ट कराया और मैंने रिंग में उसको पहन लिया। लगभग 2 साल तक मैंने उसको पहन के रखा, और 2 साल बाद मुझे तो बहुत ही अच्छा फील हो रहा था, बिकॉज जैसे मतलब आप जानते ही हैं कि ब्लू सफ़ायर जो है वो बहुत ही एनर्जेटिक स्टोन है, एंड ऑफ Right. कोर्स आपको या तो वो बिल्कुल ही उड़ा देगा या बिल्कुल गिरा देगा। सो मैं किसी और से मिला, देयर वाज अनदर एस्ट्रोलॉजर जो दिल्ली से आए हुए थे, अम्बाला। तो उनको मैं मिलने गया ऐसी, और उन्होंने मुझे बोला कि तूने ये क्यों पहना हुआ है? मैंने बोला कि ये क्यों पहना हुआ है, मतलब बिकॉज मुझे किसी ने बोला एंड आई लव दिस स्टोन, मतलब मुझे बहुत पसंद है, ये मत उतरवाना आप। कहते आपको पता है ये क्या कर रहा है आपके साथ? मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं पता क्या कर रहा है, मुझे तो बहुत अच्छा फील हो रहा है इसको पहन के। कहते आपकी बैक में दर्द रहता है? मैंने कहा जी बहुत ज़्यादा रहता है बैक में दर्द। कहते और आपकी पापा की तबीयत भी ठीक नहीं है पिछले 2 साल से? मैंने कहा जी नहीं, उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है 2 साल से। कहते इसको उतार दे, 1 हफ्ते में ठीक हो जाएगा। और आई वॉज शॉक्ड कि ये क्या हो गया। और मैंने कुछ नहीं सोचा, बिकॉज पापा की बात आ गई थी, तो मैंने Right. उसको उसी टाइम उतार दिया। एंड मुझे याद भी नहीं है कि क्या प्रॉब्लम थी, बट पापा वॉज गोइंग थ्रू समथिंग, उनको कुछ छोटी सी माइन्यूट प्रॉब्लम चल रही थी, कॉन्स्टेंटली चल रही थी, और वो 1 हफ्ते के अंदर अंदर प्रॉब्लम सॉल्व होगी, और मेरी जो बैक में दर्द था इतने टाइम से वो भी ख़त्म हो गया। सो डेफिनेटली ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टोन्स हैं और बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं। तो मेरी रिकमेंडेशन आपसे यही रहेगी कि कभी भी कुछ भी खरीदिए तो प्लीज़ किसी ऐसे जने से पूछकर, किसी ऐसे एस्ट्रोलॉजर को अपनी बर्थ चार्ट दिखाकर फिर कुछ भी स्टोन पहनिए। पर अब हम बात करते हैं रुद्राक्ष के बारे में। राइट। मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यार है रुद्राक्ष से। मैं खुद सिद्धामाला पहनता हूँ, Oh, और amazing. बहुत बहुत ही ज़बरदस्त एनर्जी है रुद्राक्ष के अंदर, बहुत ही। Absolutely. तो उसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए कि रुद्राक्ष का क्या ओरिजिन है, और आपको क्या रुद्राक्ष के बारे में पता है, क्या आप बताना चाहेंगे? देखिए कहते हैं कि शिव जी का जो आंसू जो उनकी आंख से निकला, टीयर ड्रॉप, वो रुद्राक्ष है। तो रुद्राक्ष उन्हें सिंबलाइज करता है, उनकी सैचुरेटेड एनर्जी को बेसिकली, शिव जी की। तो मैंने भी रुद्राक्ष डाला हुआ है, पंचमुखी रुद्राक्ष है, सो आई एम वेयरिंग दैट। तो रुद्राक्ष क्या करता है, आप देखेंगे कई सन्यासी लोग भी रुद्राक्ष डालते हैं, बिकॉज आप इतना मंत्र जप करते हैं, साधना करते हैं, और जब आप कहीं पे जाते हैं, चलते हैं, वांट टू प्रोटेक्ट योर एनर्जी फ्रॉम गेटिंग रिलीज्ड हियर एंड देयर। तो रुद्राक्ष बहुत ज़्यादा हेल्प करता है टू प्रोटेक्ट द एनर्जी, कि एनर्जी कहीं बाहर को निकले ना, एक्सचेंज ज़्यादा ना हो, एक्सचेंज ज़्यादा ना हो एनर्जी का, आपको प्रोटेक्शन मिले। और क्योंकि ये शिव जी का हम बोलते हैं ना कि उनका अक्ष है कहीं ना कहीं इस रुद्राक्ष के अंदर, सो ये सिंपलाइज करता है शिव जी क्या है, ही इज़ अ सिंबल ऑफ साधना, सिंबल ऑफ फोकस। तो अगर आपको अपना फोकस बनाना है, उसके लिए आप ये रुद्राक्ष जो है धारण कर सकते हैं। और अलग अलग किस्म के रुद्राक्ष होते हैं, अलग अलग मुखी होते हैं। जैसे एक मुखी रुद्राक्ष है तो हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बोलते हैं इसको कि सूर्य ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि सन की एनर्जी जो है इसको बूस्ट कर देगा ये। अगर आप एक मुखी रुद्राक्ष डालेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा, फायर की एनर्जी जो आपकी बॉडी की है वो बूस्टेड रहेगी इसको डालने से। और ये अगर आप 2 मुखी डालते हैं तो चंद्रमा, मून की एनर्जी को बूस्ट कर देता है।
जैसे पंचमुखी है वो बृहस्पति की है। तो इसीलिए रुद्राक्ष जो है एक तो आपकी प्योरिटी को मेंटेन करके रखता है, ऐसा बोलते हैं, और आपको प्रोटेक्ट भी करता है रुद्राक्ष कहीं ना कहीं। और अगर आप शिव भक्त हैं तो शिव जी तो की कृपा तो बनी आपके ऊपर रहेगी। आएगी आएगी अगर आप रुद्राक्ष डालेंगे, धारण करेंगे इसे। और ये आपने बिल्कुल सही बात बोली है, बिकॉज मुझे इस चीज़ की रियलाइजेशन नहीं थी कि मेरे को बहुत सालों से जब भी मैं किसी से हैंडशेक करता हूँ तो मुझे ऐसा फील होता है कि मतलब आई कैन फील मेरा पूरा हाथ जो है वो हैवी हो गया है। बहुत बारी ऐसा होता है, हर बार नहीं होता। और मुझे ऐसे करना पड़ता है अपने हाथ को, बिकॉज Right. आई फील कि बहुत ज़्यादा एनर्जी एक्सचेंज हो गया है एंड फील हो जाता है, बिकॉज मेरे को मैं भी आई एम एन एनर्जी पर्सन, तो आई कैन फील बहुत बारी कि ऐसा कुछ हुआ है। तो मैं अवॉइड करता हूँ हैंडशेक करना, मैं नमस्ते करने में ज़्यादा बिलीव रखता हूँ। बट जब भी मैं रुद्राक्ष पहनता हूँ और जब भी ऐसा किसी के साथ कोई सिनेरियो चल रहा होता है, तब कभी ऐसा नहीं हुआ, नेवर। बिल्कुल। सो आपने जो चीज़ बोली बहुत बहुत लॉजिकल बोली, इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। बस एक और चीज़ मेरे साथ होती है कि ऑफ कोर्स सिद्धामाला तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। Right. तो जब भी मैं सिद्धामाला पहनता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा ऑरा इतना बड़ा हो गया है। समटाइम्स आई फील कि आई बिकम एज बिग एज दिस रूम। मुझे इतना ऐसा फील होता है। और वो बहुत बारी क्या होता है कि वो एक्सेप्ट ही नहीं करा जाता। सो मुझे वो उसको उतारना पड़ता है और साइड में रखना पड़ता है कुछ समय के लिए या कुछ दिन के लिए, बिकॉज उसकी इतनी पावरफुल एनर्जी है कि वो मेरे को हिला देती है बहुत बार। तो ऐसा आपने कभी नोटिस किया है कि आप इसके ऊपर कुछ बताना चाहेंगे? देखिए रुद्राक्ष का काम, क्योंकि देखिए आप, आई एम श्योर आप किसी किस्म की ऐसी प्रैक्टिस भी करते होंगे साथ में कि जिससे आपकी एनर्जी जो है मैग्नीफाई हो रही है। रुद्राक्ष का ये काम तो है ही है, पर अगर आप कोई इस किस्म का कोई योग क्रिया कर रहे हैं या इस किस्म की आप कोई साधना कर रहे हैं तो ये और ज़्यादा उनका फल जो है बढ़ा देती है। एंड दैट ऑल्सो लीड्स टू एक्सपेंशन। तो आपके अंदर का जो ईथर एलिमेंट है ना, एक्सपेंशन का गुरु एलिमेंट, वो दैट बिकम्स बिगर, वो मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाता है। प्राण शक्ति जो है आपकी तेज होनी शुरू हो जाती है और ज़्यादा व्यक्ति तेजस्वी बन जाता है अगर इसको साधना के साथ करता है, ये योग क्रिया के साथ जो है धारण कर रहा है। तो कई लोग आपने देखा होगा ना, साधना के अंदर रुद्राक्ष की माला लेके साधना करते हैं या ओम का मंत्र जप करते हैं, चैंट करते हैं। तो वो इसीलिए करते हैं क्योंकि ये आपकी प्राण शक्ति को भी और ज़्यादा बढ़ाता है। राइट। आपने बिल्कुल सही पकड़ लिया यहाँ पे भी, बिकॉज मैंने मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स ये तभी नोटिस किया है जब मैं विपश्यना रिट्रीट से वापस आया और मैं अपनी प्रैक्टिस रेगुलरली कर रहा हूँ आके। और उन फेजेस के अंदर, उन दिनों के अंदर अगर मैं जब भी सिद्धामाला पहनता हूँ, बिकॉज विपश्यना में तो अलाउड नहीं होती कुछ भी बाहर से कुछ एक्सटर्नल चीज़ पहनना, तो जब भी मैं उसको पहनता हूँ तो ऑटोमेटिकली ये हो जाता है। एंड एट द सेम टाइम अगर कॉन्ट्रैक्शंस की बात करते हैं, बिकॉज आपने इस चीज़ को एकदम सही पकड़ा है और मैं बहुत सारे लोगों से इस बारे में बात कर चुका हूँ, लगभग 10-15 लोगों से। एक्सपेंशंस और कॉन्ट्रैक्शंस की लोगों को नॉलेज नहीं है। अगर मैं कॉन्ट्रैक्शन की बात करता हूँ, कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में ऐसे भी आ जाते हैं जिनके साथ आप मिलते ही, बैठते ही, बात करते ही आप इतने कॉन्ट्रैक्ट हो जाओगे कि आपको लगेगा कि मैं इतना छोटा हो गया हूँ। बिल्कुल। योर एनर्जी स्पेस बिकम सो लो। तो अगर ऐसा किसी के साथ हो तो उसको क्या करना चाहिए उस गिवन सिनेरियो के अंदर? देखिए, जब आपको, इसमें भी दो केस होते हैं कि एक तो ये होता है कि आप फील करते हैं, आपका सबकॉन्शियस फील करता है कि मुझे इस इंसान से बचना है, अपनी एनर्जी जो प्रिजर्व रखनी है। कुछ ऐसे लोग होंगे जिनसे आप बात करेंगे, आपको लगेगा आपकी एनर्जी बाहर ही निकल रही है, तो दे आर, इट फील्स लाइक दे आर सकिंग योर एनर्जी बेसिकली। बिल्कुल ऐसा आपको फील होगा। उनसे तो भाग जाना चाहिए दूर। देखिए, लाइफ में कई प्रकार के लोग आते हैं और कई लोगों का ऐसा ऑक्यूपेशन होता है कि वो नहीं बच सकते, उनको हर एक से बात करनी पड़ती है। तो कहीं ना कहीं ये रुद्राक्ष भी हमारे काम आता है कि हमें प्रोटेक्ट करता है, हमारी एनर्जी को प्रोटेक्ट कराता है ऐसे लोगों से। क्योंकि जिन लोगों के अंदर खालीपन होगा ना, जो खुद खाली है अंदर से, वो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी को ले लेंगे। तो आपको 5 मुखी रुद्राक्ष को पहनना चाहिए, अपने पास रखना चाहिए जब भी आपको ऐसा फील हो। सर्टन सिचुएशंस होती हैं कि आपको रुद्राक्ष नहीं धारण करना चाहिए, बट यूजुअली वैसे आप धारण करके इसे रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा व्यक्ति के लिए। और अगेन अपने बर्थ चार्ट के हिसाब से, जैसे आपके ग्रह बैठे हैं वैसे आप डालेंगे तो और भी बढ़िया रहेगा। हालांकि रुद्राक्ष डालने से कोई आपके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा बुरा असर किसी चीज़ का नहीं आता है, पर जब कई लोगों के ग्रह इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पहले ही बैठे होते हैं, जैसे अगर आपका सूर्य, खराब सूर्य तेज बैठा हुआ गलत घर के अंदर और आप एक मुखी रुद्राक्ष डाल रहे हैं, देन प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। आपकी खुद की एनर्जी आपको फील होगा कि बंधी हुई है कहीं ना कहीं,
तो आप खुद थोड़ा सा अंदर से जो है आप एक ऐसी रिबेलियस थोड़ी स्टेट में आ जाओगे उसकी वजह से। तो ये भी हमें ध्यान से डालना पड़ता है। और उसके साथ साथ क्योंकि मैंने आपको बताया ना ये एनर्जी को प्रोटेक्ट करने के लिए है, और व्यक्ति कई बार कोई तामसिक क्रिया करता है जिसके द्वारा उसकी एनर्जी जो है बाहर निकल रही है, तो उस समय रुद्राक्ष को उतार देना चाहिए, धारण नहीं करना चाहिए। अपवित्र काम कोई कर रहे हैं तब नहीं इसको डालना। कहते हैं शमशान जाते हुए भी आपको रुद्राक्ष को पहन के नहीं जाना चाहिए। देखिए कोई भी क्रिया आप कर रहे हैं ना जो आपके लिए सही नहीं है या तामसिक क्रिया है, मतलब मैं थोड़ा डिफर करूंगी कि आपको रुद्राक्ष धारण नहीं करना चाहिए। ऐसे कई सिद्ध लोग हैं जो रुद्राक्ष की माला डाल के वहाँ पे साधना कर रहे होते हैं, तो ये इस बात से तो आई विल डिफर। बट हाँ, आम कोई व्यक्ति है जिसने रुद्राक्ष डाल के किसी को चैलेंज करने जा रहा है उधर, वो तो अलग चीज़ है। पर हाँ डेफिनेटली आप कोई तामसिक क्रिया करने लगे हैं, नॉनवेज खा रहे हैं तो वो भी तामसिक क्रिया हो गई। तामसिक क्रिया, जी बिल्कुल बिल्कुल। या आप अल्कोहल ले रहे हैं और आपने रुद्राक्ष डालो, वो तब निर्धारण होना चाहिए। और कहते हैं कि वॉशरूम भी नहीं यूज़ करना चाहिए, इफ़ यू गोइंग टू टॉयलेट्स तो आपको नहीं, रुद्राक्ष के साथ नहीं जाना चाहिए। राइट, बिकॉज तामसिक क्या है, ये एनर्जी को कंटेन करके रखता है। अगर आप तामसिक एनर्जी ऑलरेडी अपने अंदर ले रहे हो, एक टाइम के बाद अब उसको रिलीज आउट करना ही होता है, तो ये रिलीज आउट नहीं होने देता। ओके ओके, इट हेल्प्स टू कंटेन योर एनर्जी। वेरी लॉजिकल, बहुत मैग्नीफाई भी करता है बट उसको कंटेन भी करके रखता है अगर आपने सही रुद्राक्ष डाला है। बहुत ही बढ़िया। सो बेसिकली रुद्राक्ष तो बहुत ही अमेजिंग स्टोन है, एंड आई फील समवेयर, जैसे आपने बोला कि अगर आप लॉर्ड शिवा को फॉलो करते हैं, उनसे प्यार करते हैं, तो रुद्राक्ष आपको कुछ ऐसी ऊंचाइयां छुआ देगा, ऐसी ऊंचाइयों पे ले जाएगा जो आपने शायद कभी भी ना देखी हो ना सुनी हो। एंड अदर देन दैट, अगर मैं बात करता हूँ शनि ग्रह की, तो आज शनि शिंगणापुर पिछले 2-3 साल से इतना ज़्यादा फेमस हो गया है कि जो भी शिरडी जाता है वो दर्शन करके ही आते हैं। एंड शनि एज अ ग्रह सबकी पत्री के अंदर भी आजकल बहुत ज़्यादा बोला जाता है कि शनि आप पे बहुत भारी है, आप शनि का उपाय कीजिए। काफ़ी लोगों के ऊपर ये बात करी जाती है। एंड स्पेशली अगर लास्ट 3-4 ईयर्स की बात करता हूँ तो शनि शिंगणापुर के अंदर विजिट्स जो हैं वो मल्टीप्लाई हो चुकी हैं। तो ऐसा क्या हो रहा है, क्या इज़ एनीथिंग चेंजिंग हमारे गैलेक्सी या हमारे नक्षत्र के अंदर, कुछ ऐसी चीज़ें बदल रही हैं जिसकी वजह से शनि का प्रकोप इतना ज़्यादा आ रहा है? देखिए काफ़ी समय से शनि जो है स्वतः की राशि में रहा है इस टाइम पीरियड के अंदर, तो शनि का प्रभाव तो लोगों के ऊपर इस टाइम के अंदर काफ़ी ज़्यादा रहा है। और कहीं ना कहीं लोगों के अंदर अपने धर्म को लेके भी जागरूकता आ रही है। मैं कहूँगी कि लोग अब समझ रहे हैं कि कितने ज़्यादा ये जो हमारे देवी देवता हैं उनके साथ साथ ग्रहों का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। ये जो हमारे शनि देव है, सैटर्न का जो है उनके रूलिंग इष्ट हैं वो। तो शनि देव कहीं ना कहीं हमें जीवन के अंदर मार्गदर्शन देते हैं, हमारे करियर के अंदर हमारे हार्डवर्क का हमें फल मिलना शुरू हो जाता है अगर हम उनकी पूजा प्रार्थना अर्चना करते हैं। एंड ही रूल्स प्रैक्टिकल थिंग्स। लोगों को अपनी लाइफ के अंदर ना प्रैक्टिकल चीज़ों से बहुत ज़्यादा कंसर्न हो गया अब कि हमारा करियर ठीक होना चाहिए, हम मेहनत कर रहे हैं तो हमें टाइम पे चीज़ें मिलनी चाहिए। तो उस चक्कर में लोग जो है उधर जाते हैं। नहीं, वो कहा रेकमेंड भी करा जाता है। एक और चीज़ मेरे को आपसे बात करते करते ध्यान आई कि वहाँ पे किसी के घर के अंदर ताले नहीं लगे होते, राइट, और कोई चोरी नहीं होती। अगर कोई चोरी करता है तो जैसे कि उसके साथ कुछ इतना बुरा हो जाता है कि बहुत सारे केसेस हैं, मुझे याद नहीं है कि क्या हो जाता है, बट या वो अंधा हो जाता है या कुछ ऐसी चीज़ हो जाती है। देखिए जब प्राण प्रतिष्ठा के साथ कोई ऊर्जा वहाँ पे बैठी हुई है तो ऊर्जा डेफिनेटली अपना काम करती है। अब शनिदेव स्वयं वहाँ पे हैं, बैठे हुए हैं उस जगह पर, तो कहीं ना कहीं लोगों को वो एहसास होता है अंदर से कि उनकी कृपा आ रही है, उस जगह पर भी आ रही है। शनि जहाँ पे बैठ जाएंगे शनिदेव हमारे, वो वहाँ के लोगों की सुरक्षा भी करेंगे, क्योंकि शनि जो है ना न्याय प्रिय है। और हम लोग ग्रह के बारे में तो बोल देते हैं कि शनि जो है ग्रह बहुत ज़्यादा दंड देता, पनिश करता है, पर जो शनि देव हैं, जो देवता है, हम हमेशा देव गुणों को पूछते हैं, सात्विक गुणों को पूछते हैं। वो हमें दंड नहीं देते, देव हमें दंड नहीं देते, वो तो हमारी चीज़ों को बचा के रखते हैं। तो सिर्फ प्यार ही प्यार है, प्यार ही प्यार है। मतलब आपको किसी आपका कोई लीगल मैटर है, आप उससे निकल जाएंगे, आज़ाद हो जाएंगे, आप हमेशा प्रोटेक्टेड रहेंगे, कोई सिंफुल काम नहीं होगा आपके साथ। जो होता है ना अनलॉफुल इलीगल चीज़ें होना, अब चोरी क्या है, वो इलीगल चीज़ है,
शनि किन चीज़ों का जो है रूल करते हैं, वो रूल्स रेगुलेशन उन चीज़ों को डिनोट करते हैं। ओह अच्छा, वाह। और आप देखिए कि वहाँ पे वो गलत होने ही नहीं देते। तो बेसिकली अगर आपके बर्थ चार्ट के अंदर शनि ग्रह कहीं बैठे हुए हैं और आप शनि देव की पूजा करेंगे तो आपका वो ग्रह जो है वो वीक हो जाएगा, ऐसा ही होगा? ग्रह वीक नहीं होता। अब यही बात आ जाती है कि हाँ, वैदिक थोड़ा समझाइए इसके बारे में। कि हम लोग जैसे बोलते हैं ना एस्ट्रोलॉजी के अंदर, ये ग्रह जो है नीच ग्रह है, ये उच्च का ग्रह है, और इंग्लिश में बोलते हैं डेबिलिटेटेड है, एग्जॉल्टेड है। अब इंग्लिश वालों का तो ये मतलब होता है कि ये ग्रह आपका कमजोर हो रहा है, डेबिलिटेटेड है या एग्जॉल्टेड है। नीच का मतलब ये होता है कि चाहे तेज भी हो डिग्री वाइज, मतलब आपका स्ट्रांग है पर खराब असर दे रहा है, बस उसका असर अच्छा हो जाता है। ओके। रिफाइंड एनर्जी आनी शुरू हो जाती है, कॉस्मिक एनर्जी आपको। और कुछ ऐसा स्टोन भी है कोई जिसको पहनने से ये सेम इफेक्ट आपके ऊपर आएगा? देखिए स्टोन जो है ना, स्टोन का कभी मुकाबला हम कर नहीं सकते मंत्र से और हमारे देवी देवता से। तो स्टोन डालने से, जैसे आप बता रहे थे ना कि आपने डाला था, नीलम डाला था आपने, धारण करा, और उसका नेगेटिव असर भी आपको दिखा कहीं ना कहीं। तो स्टोन से क्या होगा, बस उस प्लैनेट की एनर्जी को मैग्नीफाई कर देगा, चाहे वो नेगेटिव एनर्जी है या पॉजिटिव एनर्जीज है। तो जैसे शनि देव का, शनि ग्रह का उपाय बताया जाता है, तो अगर मैं बोलता हूँ कि कोई एग्जांपल आप मुझे दीजिए कि हाँ अगर ये वाला पर्टिकुलर प्रॉब्लम किसी की लाइफ में चल रही है, मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम जिसकी वजह से किसी को बोला गया है कि आप दर्शन करके आइए, जाके शनिदेव को प्रसाद चढ़ाइए या फिर उनकी पूजा कीजिए, उसके साथ उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के साथ कौन सा स्टोन रेकमेंड करा जाएगा सो दैट कि वो प्रॉब्लम ज़्यादा जल्दी सॉल्व हो सके? ऑफ कोर्स कीपिंग इन माइंड कि आपको एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट देखना है, हर कोई नहीं पहन सकता, बट जस्ट टू गिव एन एग्जांपल। देखिए जब आप, पहली बात तो एस्ट्रोलॉजर आपको बोलेंगे शनि मंदिर जाने के लिए, अगर शनि देव कहीं ना कहीं बाधा क्रिएट कर रहे हैं आपकी कुंडली के अंदर, कि आपको लग रहा है आपके काम में डिले हो रही है, या अगर आपके सप्तम भाव को देख रहे हैं, मैरिज के हाउस को देख रहे हैं, वहाँ बैठ गए हैं, तो पार्टनर ऐसा मिल जाता है कि जो नेचर वाइज थोड़ा सा कोल्ड होता है, क्योंकि वो शनि की एनर्जी है कोल्ड पार्टनर देने की, ज़्यादा वार्मथ नहीं होती, ओपन अप नहीं होगा वो पर्सन, या से अलग थलग रहने वाला व्यक्ति होगा। तो ये शनि का दुष्प्रभाव है, खराब शनि का। तो अगर आप मंदिर जाते हैं तो ऑब्वियसली आपके ऊपर कृपा आएगी, वो तो हमने बात करी थी इसके साथ साथ। और उसके साथ साथ हमें पता ही है कि नीलम जो है शनि का स्टोन है, सैटर्न का स्टोन है, पर वही मैं बात कर रही हूँ कि इस स्टोन को डालने के लिए भी आपको प्रॉपर उसके गाइडेंस चाहिए हो, गाइडेंस भी चाहिए होती है, और प्रॉपर मंत्र जप के साथ ही इसको डालें, ताकि आपके ऊपर स्टोन का कहीं ना कहीं दुष्प्रभाव थोड़ा सा कम भी हो जाता है। बहुत ही बढ़िया, वेरी नाइस। मैंने देखा है कि आप बहुत सारे फेमस लोगों के बर्थ चार्ट भी पढ़ते हैं, तो मैं जानना चाहता हूँ कि किसी का बर्थ चार्ट अगर आप मुझे दोबारा बताना चाहें, इंडिया के अंदर कोई फेमस पर्सनालिटी की, उनके बर्थ चार्ट में ऐसा क्या है जिसकी वजह से वो इतने फेमस हुए, जिसकी वजह से वो इतने सक्सेसफुल हुए, एंड समथिंग दैट यू हैव रेड बिफोर? देखिए जो सबसे ज़्यादा फेमस हैं और काफ़ी ज़्यादा रिच भी हैं, संपन्न व्यक्ति हैं, वो है मुकेश अंबानी जी। 100%। हम सबको पता है कि वो तो काफ़ी ज़्यादा वेल्दी हैं, और उनके चार्ट के अंदर अगर हम देखें ना, उनका जो सेकंड हाउस है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, फैमिली का हाउस है, फैमिली बिजनेस को भी डिनोट करता है, और उसका मालिक गुरु स्वयं 10वें घर में करियर के हाउस के अंदर बैठा हो। तो आप देख सकते हैं एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से कैसे पहले ही निर्धारित था कि ये व्यक्ति जो है अपनी फैमिली का बिजनेस संभालेगा। और छठा घर बहुत ज़्यादा एक्टिव है, जो कि डिनोट करता है फादर के करियर को। तो उन्होंने अपने फादर के करियर को ही अपने साथ रखा, चुना, और उसे एक्सपैंड करा। तो ऐसे उनके योग कारक, ऑब्वियसली कहीं ऐसे शुभ योग भी बन रहे हैं उनके चार्ट के अंदर, जिस वजह से वो एक्सपेंशन हुई है उनकी चीज़ों की, और उन्होंने उसे मल्टीप्लाई करा है, क्योंकि छठा भाव आज की डेट में स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इट इज़ द हाउस ऑफ सर्विसेज का हाउस है, और इसके अंदर जब ग्रह बैठ जाते हैं, स्पेशली उनका उच्च का सूर्य बैठा हुआ है, एग्जॉल्टेड जिसको हम बोलते हैं, और एरीज के साइन में बैठा हुआ है सूर्य क्या है, पिता का कारक ग्रह है। तो पिता की एडवाइस को उन्होंने फॉलो किया, उनके नक्शे कदमों पे चल के उन्होंने एक्सपेंशन कर ली अपनी चीज़ों की, तो वो हम लोग देखते हैं। और एक सेलिब्रिटी थे, टीवी एक्टर थे, मैं उनका नाम नहीं ले सकती, बट वो मेरे पास आए थे अपनी जन्मपत्री दिखाने। तो कई बारी मैं आपको बता रही हूँ ना कि नक्षत्र भी बहुत राज खोल देते हैं व्यक्ति के। तो उनका बृहस्पति बैठा हुआ था, अनुराधा के नक्षत्र के अंदर बैठा होता। आम कोई एस्ट्रोलॉजर देखेगा, बोलेगा ये तो बहुत अच्छी बात है, स्कॉर्पियो के साइन में बैठ गया बृहस्पति किसी व्यक्ति का, अष्टम भाव के अंदर बैठा, बट यही गुरु इस तरीके से बैठा हुआ था
कि उनका एक अफेयर का योग बना हुआ था चार्ट के अंदर। तो आपने पकड़ लिया तो उनको। मैंने उनको बोला क्योंकि अनुराधा के नक्षत्र में था, तो मैंने कहा कहाँ है आपकी दूसरी राधा। तो कहते मैं इसी चीज़ को लेके थोड़ा टेंशन में हूँ कि वाइफ के साथ कोई और व्यक्ति भी हैं। तो कई बार नक्षत्र आपको बहुत सारी चीज़ें जो है इंसान के राज जो है व्यक्ति जान लेता है उसके द्वारा। तो ये तो फैक्ट है कि कहा जाता है कि अगर किसी को बर्थ चार्ट अच्छी तरह देखना आता है तो उनको पता लग जाता है कि आपका मृत्यु का समय भी निश्चित है, वो भी आपको Definitely. पता लग जाता है। तो ये तो बहुत छोटी चीज़ें हैं कि आपको क्या किसी के साथ चल रहा है, किसी की ज़िंदगी में इस पर्टिकुलर फेज़ के ऊपर अच्छा चल रहा है, बुरा चल रहा है। सो आई एम श्योर मेरे को बहुत ज़्यादा बिलीव है इस साइंस के ऊपर। हाँ, प्रोवाइडेड कि आपको पढ़ना आना चाहिए। अगर बिल्कुल। आपने स्टडी नहीं करी है। सो मैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ आता हूँ, बट उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि राहु के बारे में आपको कुछ बताना चाहते हैं तो। जी, ये राहु ग्रह जिससे काफ़ी ज़्यादा लोग भयभीत रहते हैं, डरते हैं लोग इस ग्रह से। देखिए राहु जो है ना आपका, इट डिनोट्स अ हेड विदाउट अ बॉडी। कि हम बोलते हैं कि राहु जो है एक असुर का जो है हेड है। तो ये ग्रह डिनोट करता है आपके भोगने की शक्ति को, क्योंकि हम हर चीज़ कहाँ से अपनी इंद्रियों के द्वारा भोगते हैं, राइट। तो इसी एरिया को वो डिनोट करता है राहु हमारे। और राहु जो है आपकी मटेरियलिस्टिक साइड को शो करता है। तभी बोलते हैं ना कि ये अब जो कलयुग का समय आया है, कलयुग के समय में नीच ग्रह वाले लोग जो हैं बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं। जिनका बृहस्पति खराब है पर राहु बहुत ज़्यादा तेज है, बलवान है। और राहु क्या है, आपका काम करने का तरीका थोड़ा सा अनएथिकल कर देता है, क्योंकि आप हर चीज़ में शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश करते हैं। जब समुद्र मंथन हुआ था, जब सारे देवता जो है इकट्ठे होकर चाहते थे, प्राप्त करना चाहते थे अपना जो डिवाइन नेक्टर है उसको, तो उस समय पे राहु ने अपना जो है उन्होंने वेश बदल लिया, ताकि उनके साथ जो भी कोई अन्याय हुआ था, क्योंकि मंथन तो दोनों तरफ से हुआ था, पर देवताओं को था कि हम ही ये लेंगे, जो ये डिवाइन नेक्टर है हम ही लेंगे। तो उसने अपने साथ न्याय करने के लिए उन्होंने अपना वेश ही बदल लिया। तो ये आप देखेंगे, और आजकल के लोगों को भी आप देखेंगे जिनका राहु तेज होता है ना, वो अपनी पर्सनैलिटी चेंज कर लेते हैं। मतलब कैमरा के आगे कुछ होंगे, पीछे कुछ और होंगे। तो ज़्यादातर जैसे पॉलिटिशियंस हो गए हमारे, या कहीं हमारे एक्टर्स भी हो गए, स्प्लिट पर्सनालिटीज जिनको बोला जाएगा कि हाँ दुनिया के सामने कुछ और है, अंदर से कुछ और है, पर कुछ और असल में कुछ और ही है, असल में कुछ और ही है। तो उसे राहु डिनोट करता है। एंड कहीं ना कहीं ज़रूरी भी होता है इमेज मेकिंग, और आजकल इमेज मेकिंग का ज़माना है, मार्केटिंग का ज़माना है। तो राहु की तो ज़रूरत है ही है लोगों को कहीं ना कहीं। तो अगर मैं काल भैरव की बात करता हूँ तो काल भैरव भी राहु के आपकी अगर कुछ दशा चल रही हो खराब तो कहते इसके लिए मैं आपको बहुत ही अच्छी बात बताऊंगी, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात, शायद लोगों को इतनी पता नहीं होगी। ऑब्वियसली हमें पता है कि भैरव देव जो हैं शिव जी का ही एक रूप है वो, ठीक है ना। तो बट उसके साथ साथ कहीं हमारे ऐसे ना पुराने हम जिन देवी देवताओं को मानते थे, अब उनकी इतनी पूजा नहीं होती, उनकी इतनी मूर्तियां हैं नहीं हमारे कंट्री के अंदर, कहीं ना कहीं वो लुप्त हो चुकी हैं। तो हम बोलते हैं कि जैसे आपका अर्द्रा का नक्षत्र है, उसका जो है फ्योरी फॉर्म बोलते हैं रुद्रा, लॉर्ड शिवा की, कि हम उसको वर्शिप करते हैं। तो कई बार हम बोल देते हैं कि भैरव देव की भी आप उपासना कर सकते हैं इस चीज़ के लिए, राइट, नक्षत्र के लिए। और ये नक्षत्र जो है राहु के द्वारा ही रूल्ड है, वैसे थोड़ा सा रिबेलियस नक्षत्र है, तो भैरव देव की एनर्जी जो है थोड़ा कंटेन करके रखती है। और कहाँ जाना चाहिए किसी को अगर विज़िट करना है काल भैरव मंदिर, जो अगर मैं बात करता हूँ? एंड कहते हैं कि मतलब आई डोंट नो, मेरे को पर्सनली बहुत सारे लोग मिले जिन्होंने बात बोली कि हनुमान जी और भैरव जी ये दो ऐसे भगवान हैं कि जो आज की डेट के अंदर भी सबसे जल्दी आपकी सुनते हैं। ये बात मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में तो बिल्कुल सही है कि भैरव देव तो आपकी बहुत जल्दी सुनते हैं, और हनुमान जी भी सुनते तो हर कोई है, पर कहने का भाव ये है कि आपको उतने ज़्यादा रिचुअल्स या उतने ज़्यादा प्रॉपर प्रोसेस से अगर आप चीज़ों को नहीं भी कर रहे हैं, तब भी एक डिवाइन ब्लेसिंग आपके ऊपर आएगी उनकी। तो वो आई डेफिनेटली फील के होता है। बाकी आपकी मान्यता अनुसार है, आप जाना चाहते हैं, आप तो आप महाकाल की ओर भी जा सकते हैं, वहाँ पे भी भैरव देव हैं,
उनकी एनर्जी है, और ऐसा मानते हैं कि काफ़ी लोग जो हैं उनकी डिज़ायर्स, विशेस वहाँ पे जाके पूरी हुई हैं। अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं लोगों को उधर। पर मैं ज़्यादा योग साधना वाली हूँ, तो हमें ये होता है कि आप बैठ के, कहीं पे भी आप बैठे हैं, आप वहाँ पे बैठ के, एक पवित्र जगह पे बैठ के आप अपनी साधना को करें। स्पेशल इंटरेस्ट शुरू से रहा है भैरव साधना में। कहीं ना कहीं वो होता है ना कि देवी देवता आपको खुद ही पुकार लेते हैं अंदर से। आपके अंदर एक इच्छा सी, एक क्यूरियोसिटी होती है कि मुझे इनको जानना है, पहचानना है। क्योंकि आप क्योंकि उन्हीं के आपका तो अंश हो कहीं ना कहीं से। आप बिल्कुल, आप अपने आप को ही पहचान रहे हो। आप अपने आप को ही पहचान रहे हो। और कोई भी साधना कोई व्यक्ति करता है तो एक जन्म की नहीं होती, वो काफ़ी पिछले जन्मों से चल रही होती है वो चीज़ आपकी, वो क्रिया आप कर रहे होते हो, और फिर आप उसे वहीं उसी स्टेज से कंटिन्यू करते हो। बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया। आप मेडिटेशन के बारे में भी, आप तो बहुत साधना करते हैं, और अगर आप व्यूअर्स को बताना चाहते हैं कि कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस, कुछ ऐसी स्टार्ट, बिकॉज बहुत सारे लोग मुझसे भी आके पूछते हैं कि हम इतने परेशान रहते हैं ज़िंदगी में। देखिए, सत्य तो पता ही नहीं है बहुत लोगों को। आज हम जी। इतने बिजी हो चुके हैं, जैसे आपने बोला कि आज की सोसाइटी इस तरह से बन चुकी है कि हम लोग पैसा, पावर, सिक्योरिटी और इन सब चीज़ों के पीछे लगे हुए हैं, और अपने आप से बहुत दूर हो चुके हैं। तो एक स्टेज ऐसी आती है हर बिजनेसमैन की, हर जने की लाइफ के अंदर, कि उसको लगता है कि नहीं, ये सब कुछ जो मैं कर रहा हूँ और करता आया हूँ शायद ये सही नहीं है, मुझे मेडिटेट करना है। बिकॉज एज अ लेमैन तो यही समझ में आता है कि हम, मैं मेडिटेट करूँगा तो शायद कुछ बदल जाएगा, शायद कुछ सही हो जाएगा, शायद मैं अपने आप को पहचान लूँगा। तो क्या ऐसी चीज़ें करी जा सकती हैं जिससे कि लोगों की मेडिटेशन प्रैक्टिस स्टार्ट हो सके? देखिए, पहले तो मैं बात करना चाहूँगी कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो मेडिटेशन को ऐसा लेते हैं कि बस हमने अपना मन शांत करना है, कि काफ़ी ज़्यादा हमें विचार आते हैं, कंट्रोल में ये नहीं आ रहे हैं वो विचार, अब उनको हमने शांत करना है। सो नहीं पा रहे हैं, हमें तनाव बहुत ज़्यादा हो रहा है। हाँ, लेटर स्टेजेस पे आके हो जाता है व्यक्ति को। एक व्यक्ति जो संपूर्ण भी है, वेल्थ भी है उसके पास, उसका भी मन बहुत ज़्यादा अशांत रह सकता है। चाहे उसकी लाइफ के अंदर सारी चीज़ें टिक मार्क हो चुकी है, लड़की की शादी हो गई है, प्रॉपर्टी आ गई है, सब कुछ आ गया है, पर मन भटकता रहता है। तो मैं सिंपल सी एक बात बोलती हूँ सब लोगों को कि आप ओम मंत्र का जाप शुरू करें। पर एक करने की भी क्रिया होती है कि आपने उच्चारण कैसे करना है, आपने श्वास कैसे लेना है, अपने आप को प्रिपेयर कैसे करना है चीज़ों के लिए। सिंपल सी क्रिया है, करने को तो बहुत सिंपल चीज़ है, पर आपने आसन पे बैठना, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि थोड़ा मोटा आसन लेके बैठे हैं आप, कि आपकी एनर्जी नीचे को ना जाए, अंदर ही रहे। अच्छा रहेगा दिग्बंधन करें आप, दसों दिशाओं को बांधे पहले, कि कोई नेगेटिव एनर्जी ना आए। तो आप थोड़ा सा अगर प्रोसेस एक्सप्लेन कर सकते हैं, बहुत बेनिफिशियल बहुत होगा। ज़्यादा तो नहीं मैं एक्सप्लेन करूँगी, बिकॉज एक साधना का ही तरीका है। कि जो लोग स्टार्ट कर रहे हैं, बस जिनको पर मैं उनको बहुत ही बेसिक सी चीज़ बता सकती हूँ कि आप जब भी बैठने लगते हैं ना, एक तो आप पद्मा आसन के अंदर आप बैठें। पहली बात तो अपनी बैक पूरी प्रॉपर अलाइन करके, शोल्डर्स रिलैक्स करके, और अच्छे से श्वास के ऊपर ध्यान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उससे आपकी प्राण, थोड़ा सा आपका प्राण जागृत होता है, आपकी बॉडी एक्टिव होती है। बॉडी एक्टिव होगी, आपका कंठ जो है ये थ्रोट चक्र एक्टिव होगा, तभी आप कोई मंत्र करेंगे उसका असर होगा। ऐसा कोई भी मंत्र बोल रहे हैं, आपके कंठ में शक्ति नहीं है, कहाँ देवी देवता जो है आपकी जो है सुन के आएंगे। सो कहीं ना कहीं आई ऑलवेज टेल पीपल, डू हमिंग एक्सरसाइज, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, फिर आप ओम मंत्र का उच्चारण करें। ये क्रिया आप चाहे 5 मिनट ही कर लें पहले, बट इसको करके फिर आप करें, उसे मन में साधें, मंत्र को भी मन में बार बार आप उसे लिखें। ये चीज़ आपको आपके कंठस्थ तो होनी चाहिए, पर मन के अंदर भी जाप चलना चाहिए, सबकॉन्शियसली। राइट। तो मैं एक जो चीज़ मैंने सीखी, जब मैं चक्रा का कोर्स करा मैंने, एक लगभग 18 महीने का, तो मैंने उसमें जो चीज़ सीखी कि ओम का उच्चारण भी जो है वो हम सही नहीं करते हैं। तो अगर आप इस चीज़ को भी थोड़ा सा बता दीजिए, बिकॉज अगर मैं ओम को ओम बोल रहा हूँ, काफ़ी लोग गलत बोलते हैं। जब मैं गाइडेंस उनको देती हूँ, मेडिटेशन गाइडेंस इनिशियली स्टार्ट करते हैं, उनको नहीं पता होता, और मैं बोलती हूँ आप उच्चारण करिए और इस प्रकार आप करिए। इस चीज़ का उच्चारण आपने ऐसे करना है कि अ और ओम की जो ध्वनि है, ये जो शुरू की ध्वनि है, आपने उसको लंबा खींचना है थोड़ा सा,
और म पे बाद में आना, लोग म पे ज़्यादा कई बार Right, ध्यान right. दे देते हैं। राइट सो ये भी एक चीज़ है तो 30% रखना चाहिए ओ म को हमेशा जो 33 इनिशियल वाला जो पार्ट आता है ना, और ओम वाला, हम्म ओम जब हम बोलते हैं, म एकदम एंड में आना चाहिए। हम्म हाँ, आप कोशिश करिए कि आप पूरे श्वास के साथ उसको बोलें, यानी कि जितना आप पूरी कंप्लीट ब्रेथ लेते हैं उतने लंबे टाइम तक आप उसको बोलने की प्रयास करें। हम्म तो वो चीज़ तो होनी ही चाहिए आपकी। पर आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड करने वाली मेन बात ये होती है कि आप जब भी कोई मंत्र का उच्चारण करते हैं, केवल आप मुंह से बोल रहे हैं उसको, वो चीज़ नहीं चलती। आपका रोम रोम बोलना चाहिए, यानी कि आपका मन भी लगना चाहिए। और मन को लगाने के लिए मैंने ये बात बोली थी कि मन में भी उसको लिखते जाएं या देखने की कोशिश करें, अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर डालें और फिर आप देखें आपके साथ क्या होता है। क्योंकि ओम एक ऐसा यूनिवर्सल मंत्रा है कि आपको कम्प्लीटली इट कनेक्ट्स यू विद द डिवाइन, विद द हायर रिल्म। बोलते हैं ना कि आपकी थर्ड आई और आपके क्राउन चक्रा से ये बहुत कनेक्ट करता है, ये एनर्जी जो है। और ये एक ऐसा मंत्र है कि कोई भी कर सकता है, कोई भी व्यक्ति कर सकता है इसे, बिना किसी स्पेसिफिक रिचुअल के। ऑफ कोर्स और ओम तो यूनिवर्सल ट्रुथ इट इज़ द यूनिवर्सल ट्रूथ, ये तो कॉस्मिक कॉन्शियसनेस है। कि बेसिकली कॉस्मिक कॉन्शियसनेस की जो ध्वनि है दैट इज़ ओम। दैट इज़ ओम। और जैसे कि आप वेद भी पढ़ रहे हैं, अगर मैं उपनिषद को छोड़ दूं तो वेद भी जो है वो ध्वनि के रूप में ही लिखे गए थे, मतलब बोले गए थे। ऐसा लिखा था सामवेद में लिखा ही हुआ है कि ध्वनि ही है, ध्वनि ही है। सेलेस्टियल साउंड्स हैं ये। राइट बहुत ही ब्यूटीफुल, वाओ वेरी नाइस। सो टुवर्ड्स द एंड मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर कोई इंटरेस्टेड है, किसी को अपना करियर बनाना है विद द माइंडसेट कि मेरे को लोगों की हेल्प करनी है और मुझे जानना है जी। यूनिवर्स के बारे में और अपने बारे में और एस्ट्रोलॉजी के बारे में, तो कहाँ से अपनी शुरुआत करी जाए? मैं तो ये बात बोलूँगी, बृहत्होरा प्राशर जो है, आप उन्हें पढ़ें पहले तो। जो हमारे ऋषि मुनियों ने जो बातें लिखी हुई हैं, पहले तो आप उनको पढ़ना स्टार्ट करें, अपने बेसिक्स जो है क्लियर करें। फिर विद एक्सपीरियंस जितनी आप जन्म पत्री आप देख लेते हैं, देखते हैं कि ये इस इंसान की, इस व्यक्ति की जन्म पत्री है, ये कार्य करता है, क्यों करता है, थोड़ी जिज्ञासा रखें, उससे समझने की कोशिश करें। साथ में मैंने पता था एक सही मायने में एक एस्ट्रोलॉजर का एक लाइफस्टाइल होता है कि वो प्रॉपर अपने मंत्रास करता है, रिचुअल्स फॉलो करता है, ताकि उसकी इंट्यूशन जो है वो डेवलप हो सके उस लेवल तक। तो वो भी आपको करना पड़ेगा। तो जर्नी थोड़ी सी हमारी लंबी है और समय के साथ साथ हम नई नई चीज़ें भी लर्न करते जाते हैं, तो वो चीज़ चलती है। बट हाँ, स्टार्ट जो है आप अपनी बेसिक जो है इन बुक्स के साथ आप कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया। मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि जी। इंट्यूशन सबके अंदर है, कोई उसे पहचान पाता है, कोई उसे सुन पाता है, कोई उसे नहीं सुन पाता। नहीं सुन पाता है। तो जी। अगर मैं अपने आप को स्लो डाउन नहीं करना चाहता और इस फास्ट पेस वर्ल्ड के अंदर भी अगर मैं अपनी अपनी इंट्यूशन को सुनना चाहता हूँ, तो क्या मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ ऑन एन एवरीडे बेसिस जिससे कि मेरी प्रैक्टिस ऑफ लिसनिंग टू माई इंट्यूशन और स्ट्रॉन्ग हो सके और मैं उस चीज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे सकूँ? देखिए, एक होती है आपकी इंट्यूशन, आपकी आंतरिक आवाज़ होती है, एक होती है आपकी मन की आवाज़ होती है। तो मन की आवाज़ को कई बार शांत करना पड़ता है, अंदर की सही आवाज़ को सुनने के लिए, आत्मिक चीज़ों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए, या आप जो भी आप इंट्यूशन बोल रहे हैं ना उसके लिए, तो पहले तो आपका मन शांत होना चाहिए। और आप छोटी आवाज़ शांत होनी चाहिए, तभी बड़ी आवाज़ सुनाई देगी। बिल्कुल, तभी आपको सुनाई देगी जब आपका माइंड जो है कहीं ना कहीं वो शांत हो जाएगा, सरेंडर कर देगा। तो जो लोग कई लोग बोलते हैं ना कि हम एक घर के अंदर गए, हमारे रोंगटे खड़े हो गए, यहाँ पे आके ये पर्सन से हम मिलते हैं, जैसे हम पहले बात कर रहे थे, हम कहीं ना कहीं फील करते हैं उस पर्सन की एनर्जी को भी फील कर जाते हैं। कई लोग बहुत ज़्यादा एम्पैथेटिक होते हैं, कंसिडरेट होते हैं, दूसरे की इमोशंस को समझ पाते हैं, वो भी इंट्यूशन का पार्ट ही है। सपने ऐसे आ जाना जो सच हो जाते हैं, ऐसे सिंबॉलिक ड्रीम्स आना, वो भी अगेन डिनोट करता है इंट्यूशन को आपकी। पर फिर भी इंट्यूशन को भी डेवलप करने की ज़रूरत होती है। वाओ,
बिल्कुल। तो वो डेवलपमेंट अगर आप जानना चाहते हैं तो मे बी यू कैन राइट टू अस, और मे बी इन द फ्यूचर हम एक और पॉडकास्ट करेंगे जिसके अंदर इंट्यूशन को कैसे डेवलप किया जाए और इसके ऊपर और ज़्यादा लाइट डालेंगे। एंड मेरा स्पेशल थैंक्स है सलोनी जी को कि आप यहाँ पे आए, एंड थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत सारी नॉलेज दी हमारे लिसनर्स को, एंड आई होप कि आप इस रास्ते पे थोड़ा आगे बढ़ें। एंड अगर आपको नहीं पता कि आपको कौन सा स्टोन पहनना है तो प्लीज़ कोई भी चीज़ के लिए रिस्क मत लीजिए। मेक श्योर आप किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जिस पे आपको विश्वास हो, या आपके किसी नोन को विश्वास हो, नहीं तो सलोनी जी तो हमेशा है ही हैं हमारी जी, हेल्प करने के बिल्कुल। लिए। सो यू कैन राइट टू अस एंड विल बी एबल टू शेयर हर नंबर विद यू। थैंक यू वेरी मच।